तो आज हम लोग वापस आ चुके हैं भाई, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो कि हमें ब्रेक डाउन करने हैं। कुछ है आईपीएल से रिलेटेड और फिर कुछ होने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड। ओके इसमें कई सारे रूमर्स की बातें होंगी, जैसे कि आईपीएल से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें आई हैं निकल के। बट चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो सेगमेंट होने वाला है ना, वो हार्ड फैक्ट्स के ऊपर होने वाला है और हमें थोड़ा एक्सपोजे करना है अच्छे से। साथ ही साथ एक और एक्सपोजर जो हमें करना है वो है फुटबॉल में। हाँ भाई, मतलब जो ड्रामा चल रहा है पूरी बार्सिलोना के ट्रांसफर विंडो के अराउंड, एंड द गुड थिंग इज कि हम लोगों ने कॉल आउट पहले ही कर लिया था। सो आई थिंक काफ़ी वो चीज़ें हुई हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड एज यू सेड यहाँ पे भी हमें एक्सपोजर करना पड़ेगा। मतलब डिटेल में डिस्कस करना है कि स्पेसिफिकली गुंडोगान के साथ क्या हो रहा है, और अगर वो जाता तो कौन नए लोग आ भी सकते हैं। तो पूरा एक डिटेल बार्सिलोना के ऊपर एक सेगमेंट हो जाएगा ट्रांसफर विंडो को लेके, यानी 3-4 टॉपिक्स हम अच्छे से डिस्कस करने हैं आज। बट वी विल स्टार्ट विद द आईपीएल रूमर्स फर्स्ट, जो कि आजकल हॉट फेवरेट है, हर पॉडकास्ट शुरू ऐसे होता है हम लोगों का। एंड जो 2 रूमर्स हम लोग कवर करने वाले हैं आज, एक में काफी सब्सटेंस है और एक थोड़ा विशफुल है। मैं पहले सब्सटेंस वाले से शुरू करता हूँ, विच इज कि एलएसजी एक ऐसी टीम जो कि जिनका जो मेंटोर था, जो उनका एक्स फैक्टर था गौतम गंभीर, वो लास्ट साल छोड़ के चला गया। राइट, ठीक है। उसने आपको 2 सालों तक क्या कहते हैं उसमें प्लेऑफ्स तक लेके गया था आपको। वो गया तो आप जो है प्लेऑफ से बाहर हो गए। आपका एक बहुत ही स्टार स्टडेड बॉलिंग कोच भी था मॉर्ने मॉकल, जो कि गौतम गंभीर से इसकी बहुत अच्छी बनती थी। उसको गौतम गंभीर अब इंडिया की टीम में लेके चला गया। अब एलएसजी प्लस उनका कप्तान केएल राहुल वो भी जाने वाला है मोस्ट लाइकली। इतना तगड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है ना एलएसजी अभी, एंड आई रिस्पेक्ट एलएसजी फॉर दिस मूव, अगर ये पुल ऑफ कर लें इस चीज को तो। ऐसे काफी सारे सोर्सेज बोल रहे हैं कि जहीर खान अब उनका मेंटोर बन के आ सकता है, एंड इससे इन लोगों ने एक तीर से 2 निशाने मार दिए। ओके, एक तो मेंटोर वाला जो रोल है, जहीर खान इज रिनाउंड वेरी वेल इन द क्रिकेट सर्किट एज अ मेंटोर। गौतम गंभीर, आशीष नेहरा ने इस चीज को पॉपुलराइज करा है, बट जहीर खान किसी न किसी कैपेसिटी में हमेशा से मुंबई इंडियंस से एसोसिएटेड रहा है उनके मैनेजमेंट में। ओके, इनफैक्ट अभी भी कई लोग कहते हैं कि ऑल्दो कमेंट्री वगैरह भी कर रहा था, बट एक सम कैपेसिटी में अपेरेंटली ही स्टिल एसोसिएटेड विद मुंबई इंडियंस। इसकी मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, बट अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव दैट वो है भी एसोसिएशन वहां पर। प्लस द पर्सनैलिटी दैट ही इज बहुत रिस्पेक्टेड है। प्लस पता क्या होता है, कुछ लोग होते हैं ना जो कि नॉट एवरी ग्रेट प्लेयर इज अ ग्रेट कोच। हाँ, राइट, ठीक है। नॉट एवरी ब्राइट स्टूडेंट कैन बिकम अ ग्रेट टीचर, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो सिखा सकते हैं अच्छा। तो जहीर खान को माना जाता है हमेशा से अच्छा इस सेंस में। एलएसजी में काफी इंडियन फास्ट बॉलिंग टैलेंट भी है, चाहे वो अवेश खान था एक टाइम पे, वो कौन है, मयंक यादव अपना, 2-3 और भी नाम है जो मैं अभी, अरशद है एक, तो मैं 2-3 नाम एकदम से टॉप ऑफ द हेड भूल रहा हूँ, बट काफी लोगों को ग्रूम कर सकता है वहां पे। तो ये मेंटोरिंग वाला रोल तो वो करेगा ही फुलफिल, बट अभी मॉर्ने मॉकल नहीं है, और अगर कोई नया बॉलिंग कोच स्पेसिफिकली लोग लेते भी, अगर इफ ही इज नॉट दैट कॉम्पिटेंट, जहीर खान विल बी देयर गो टू मैन। राइट, आई वाज अंडर द इम्प्रेशन कि इसने पहले कभी कोच करा नहीं है किसी और टीम को, सो दैट इज व्हाई मेरे दिमाग में हमेशा यही था कि एलएसजी जो कर रही है मतलब इट इज अ गैम्बल और समथिंग। मोहसिन, हमें भूल गया था वो एक और नाम वो था। अच्छा, ओके, मैं सोचा था कि ये थोड़ा गैम्बल सॉर्ट ऑफ है पूरा डिसीजन, एंड इट माइट पुल ऑफ और इट माइट नॉट, तो वही मुझे लग रहा था। बट नाउ दैट यू हैव मेंशन्ड कि मुंबई इंडियंस के साथ अपेरेंटली ही वाज एसोसिएटेड, सो देयर इज चांस एंड देयर इज, एज यू सेड, सब्सटेंस टू दिस होल टॉपिक कि वो अपेरेंटली, मतलब अपेरेंटली वाला जो पॉइंट है वो अभी के लिए, वैसे तो सभी को पता है कि हमेशा एसोसिएटेड वो रहा है। ओके, बट अभी पिछले 1-1.5 साल में मतलब देयर आर रूमर्स कि अभी भी वो एसोसिएटेड रहा ही रहा है। अच्छा, ओके, ओके, ऐसा नहीं कि कमेंट्री कर रहा था छोड़ ही दिया एकदम। हाँ, मतलब कुछ कैपेसिटी में अभी भी इन्वेस्टेड है मुंबई इंडियंस में। हाँ, तो नहीं तो वही होता है ना कि एक बार आप छोड़ देते हो तो हो सकता है कि आप उस पूरे स्किल सेट या जो भी आप कहते हो उससे थोड़ा दूर चले जाते हो जॉब से, बट वो कंटिन्यूअस उस टच में है, तो हो सकता है एलएसजी को वो, एज यू सेड, एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। एज अ कोच भी वो बहुत प्रोवाइड कर सकता है, और एज अ बॉलिंग कोच जो उनका सभी नहीं है वो भी वो प्रोवाइड कर सकता है। और सबसे बड़ा पता है एक्स फैक्टर क्या होने वाला है, जिसमें एलएसजी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, ये वो बंदा ऑक्शन टेल पे होगा। अच्छा, और वो मुंबई इंडियंस के साथ भी ऑक्शन टेल पे रह चुका है, जो ओजी फैंस उनको याद होगा। ओके, और भाई वो बंदा एक्चुअली में ही इज अ वेल नोन स्ट्रेटेजिस्ट आल्सो, मतलब मुंबई इंडियंस की टीम को दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। हमें प्लस मेगा ऑक्शन में तो आपको जरूरत पड़ेगी भाई। आपको, आप सिर्फ एक इंडियन कोच पे या फिर एक फॉरेन कोच पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको एक पूरा स्टैटिशियन का
क्या कहते हैं उसको, ऑन्टराज चाहिए होता है साथ ही साथ एक ऐसा मेंटोर फिगर जिसको समझ है कि कौन सा एक प्लेयर है जो कि एक होता है ना वैल्यूएबल पिक क्या होती है, कि आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बाकी लोगों की नजरों में वो है नहीं इतना, पर वो एक्चुअली बहुत रिटर्न दे सकता है। जैसे कि अंकुश रघुवंशी भी केकेआर ने स्काउट करा था कुछ टाइम पहले। उन चीजों के लिए ना ऐसे लोगों की बड़ी जरूरत है जो कि फर्स्टली अगर इंडियन हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर वो रणजी सर्किट बच्चे से देख रहे हैं एंड उनको आइडिया है कि ऐसे कौन कौन से हिडन जेम्स हैं। जहीर खान कुड बी अ मास्टर स्ट्रोक। मुझे लगता है एलएसजी ने एक तीर से दो निशाने तो मारे ही मारे, लेकिन ये दो बड़े जो होल्स हैं उनके मैनेजमेंट में, जो कि मॉर्निंग वॉकुलो गौतम गंभीर गए हैं, उसको काफी अच्छी हद तक फुलफिल कर देंगे अगर जहीर खान आ जाता है। एंड मेरा तो बस यही कहना है कि एज अ केकेआर फैन की भाई तुम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे पीछे, अगर ये पॉसिबिलिटी है जहीर खान के। हाँ ट्रू कह सकते हैं। आई थिंक वो मेंटर वाला जो रोल था वो दे स्पेसिफिकली created that role for गौतम गंभीर। Now I don't, अभी एक्चुअली अभिषेक नायर भी जा चुका है ना, तो यंगस्टर्स के साथ काम करने वाला कौन है, मतलब नॉट जस्ट फॉर बैटिंग बट एक जो मेंटल वो एस्पेक्ट होता है गेम का। अभिषेक नायर ने खुद कितनी बार कहा कि मैं दिनेश कार्तिक के साथ मैक्सिमम वर्क मैंने मेंटल उस पर करा है टू कन्विंस हिम कि ही कैन पुश पास हिज लिमिट्स। तो वो और वो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको कंफर्टेबल फील कराना, वो सब चीज़ों में एक इंडियन मेंटोर का या फिर एक इंडियन कोच का, असिस्टेंट कोच का बहुत बड़ा हाथ होता है। आई थिंक जहीर खान जैसा प्लीजिंग पर्सनालिटी है, चिल्लाता विलाता नहीं बिल्कुल भी। आई थिंक कमेंट्री में बड़ी सूदिंग और बहुत सेंसिबल कमेंट्री होती है उसकी हमेशा। So that is why I've always, I've despite not watching him on the television so much while playing, क्योंकि उस टाइम में मैं क्रिकेट इतना देखता नहीं था, बट जब भी मैंने उसको कमेंट्री बॉक्स में देखा है तो हमेशा काफ़ी काम और सूदिंग पर्सनालिटी लगी है। हमेशा काफ़ी सेंसिबल ओपिनियंस रहे हैं उसके, अनबायस्ड टाइप के। सो दैट इज़ व्हाई आई हैव कम टू रिस्पेक्ट हिम अलॉट। एंड इसलिए अगर एलएसजी लेती है भाई, हैट्स ऑफ। बहुत बहुत बढ़िया मूव है यार। और इसी के साथ जो एडिशन होने वाला है इस पर, वो हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करा था। अगर जहीर खान जा रहा है मुंबई से वहाँ पर, कुड दिस मीन कि रोहित शर्मा भी सूट फॉलो करने वाला है? भाई कितना तगड़ा हो जाएगा एकदम से एलएसजी का इफ दे मैनेज, जो हमने लास्ट में डिस्कस करा था, रोहित शर्मा या स्काई कोई भी अगर ले आते हैं और फिर जहीर खान भी ले आते हैं, तो एक्चुअली में वो एकदम से जो टीम इन बोथ सेंस जो कि थोड़ी इररेलेवेंट थी क्योंकि स्टार स्टडेड स्क्वाड नहीं थी एकदम, वो उसमें एकदम ऊपर आ जाएगी पीआर में, एंड देन एकदम से वो प्लेऑफ वाले जो चांसेस थे वो भी एकदम स्पाइक करेंगे। सो इफ दे एक्चुअली पुल ऑफ ऑल दिस एक ही ट्रांसफर विंडो में, तो गजब इंडियंस लाइट। हाँ एक्चुअली में। एंड सबसे बड़ी बात ये कि आई थिंक ये एक्चुअली पॉसिबल हो भी सकता है। अगर आप एक टीम के मैनेजर्स को लेके चले जाओ किसी दूसरी टीम में, तो बहुत बड़ा एक पॉसिबिलिटी होता है कि आप उस टीम के स्टार प्लेयर्स को भी ट्रांसफर करें। हमने फुटबॉल में ये देखा है, और ये चीज़ सिर्फ फुटबॉल या क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हर स्पोर्ट में होता है ऐसा। तो मुझे लगता है कि अगर जहीर खान जाता है वहाँ पे, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हम शायद एक मुंबई इंडियंस के स्टार को, अब मैं ये नहीं कह रहा कि रोहित शर्मा या फिर सूर्य कुमार यादव, हो सकता है दोनों, हो सकता है एक कोई, बट ऐसा हो सकता है कि कोई जाता हुआ दिखे वहां पे, एंड इट मेक्स टोटल सेंस। स्पेशली अगर रोहित शर्मा आता है मार्केटिंग वाइज, कैप्टेंसी रोल के वाइज, एंड जहीर खान अगर आ रहा है तो बनती है उनके आपस में, वो पूरा स्ट्रक्चर कर सकते हैं टीम को। ये हो रहा है तो आई एम ऑल्सो गोइंग बैक टू एलएसजी। स्टार्टेड एज एन एलएसजी, स्टार्ट एज अ केकेआर फैन दो। मतलब वो तब तो मैं देखता नहीं था ना प्रॉपर्ली, बट हाँ इनिशियली केकेआर में कुछ शेयर्स थे मेरे, देन आई ट्रांसफर्ड देम टू एलएसजी, देन बीच में आरसीबी, नाउ बैक टू एलएसजी। तो भाई आई थिंक अगर तुमने आरसीबी की बात कर दी है तो नेक्स्ट सेगमेंट में चल लेते हैं, व्हिच इज की, एंड दिस इज अ मोर एम्बिशियस रूमर। रूमर क्या मतलब, एक फनी वे में आप ले सकते हो कि रिंकू सिंह ने कहा है, हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कैसे आरसीबी एक्चुअली प्लान कर रही है केकेआर के काफी सारे प्लेयर्स को टारगेट करने का मेगा ऑक्शन में। एंड हमने ये भी डिस्कस करा हुआ है कैसे मेगा ऑक्शन के आने की वजह से जो टीम सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ केकेआर ही है। हाँ। क्योंकि इस वक्त केकेआर के सारे प्लेयर्स ऐसे हैं ना कि अगर आप जो भी ऑक्शन में रहेगा वो करोड़ों में बिकेगा, मोस्ट वैल्यूएबल टीम हो सकती है डेफिनेटली। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अगर 6 से कम रिटेंशन होते हैं या फिर अगर सिर्फ 4 रिटेंशन ही होते अगर ओरिजिनली जो प्लान था, तो शायद रिंकू सिंह रिटेन ना हो पाए। राइट। क्योंकि अगर आप नारायण और रसल को रिटेन कर रहे हो, श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन रिटेन होगा ही होगा, आप चौथे स्पॉट पे काफी लोगों को कंपटीशन में रख रहे हो। वो रिंकू हो सकता है, वो वेंकटेश अय्यर हो सकता है, वो नीतीश राणा हो सकता है, वो हर्षित राणा हो सकता है, वैभव अरोड़ा तो चलो आई डोंट थिंक, वरुण चक्रवर्ती हो सकता है। काफी सारे प्लेयर्स हैं। अंकुश रघुवंशी को आप क्यों नहीं रिटेन करना चाहोगे अगर आपने 4-5 साल की इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो ऐसे में रिंकू सिंह का रिटेन होना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता।
अगर अब 6 रिटेंशंस होते हैं इंक्लूडिंग आरटीएम तो शायद केकेआर हो सकता है रोक पाए उसको, बट रिंकू सिंह ने खुद ही आकर बोल दिया सामने से कि अगर वो केकेआर में रिटेन नहीं होता है तो वो आरसीबी की तरफ से खेलना चाहता है। भाई वो भी डायरेक्टली एकदम सबसे बिगेस्ट राइवल्स का उन्होंने नाम ले लिया। भाई गौतम गंभीर एज द मेंटर ऑफ केकेआर उसने साफ साफ बोला है कि मेरी बिगेस्ट राइवल हमेशा से आरसीबी रही है। हाँ। क्योंकि ये लोग एक्टिंग ऐसे करते हैं कि इन्होंने बहुत कुछ जीता है लेकिन एक्चुअली में कुछ है नहीं इनके पास। विराट कोहली ने अभी अभी बोला है कि मेरा फेवरेट राइवल केकेआर है, राइट, एज एन आरसीबीएन। ये आई थिंक वन ऑफ द मैं कहूँगा फायरिएस्ट या फिर अगलीस्ट राइवलरीज में से है केकेआर और आरसीबी, बिकॉज हमेशा थोड़ी ओवर दी एज चली जाती हैं चीजें। हाँ। जैसे मुंबई और सीएसके की राइवलरी आई थिंक बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है बट रिस्पेक्टफुल है। हाँ राइट, एग्जैक्टली। यहाँ पे तो है कि भाई जीतना ही है चाहे मार कटाई हो जाए। आई थिंक वो है भी सिर्फ 2 ही लोगों की वजह से ही था, वो गौतम गंभीर और विराट कोहली की वजह से, बिकॉज वो दोनों टीम्स अपनी अपनी टीम्स के अंदर वो एग्रेशन लेके आते थे। एंड जिस तरीके से गौतम गंभीर ने बोला था तो वो देख के भी लग रहा था भाई कि मैं सरप्राइज था कि ये ऐसे बोल कैसे रहा है। हाँ वही, प्रॉपर्ली उससे बोला था कि कुछ जीते नहीं है बट एक्टिंग ऐसे करते कि सब जीत चुके हैं। तो वो दोनों इसकी वजह से होता था। एंड नाउ दैट गौतम गंभीर चला जा चुका है, प्लस भाई दोनों में इतनी अच्छी अब तो दोस्ती दिखानी पड़ेगी। हाँ, तो आई डोंट थिंक कि उतनी फायरी होने वाली है वो चीज़। बट देन अगेन अगर रिंकू सिंह डायरेक्टली केकेआर से जा रहा है आरसीबी तो वो ट्रांसफर के जो पूरा हाइप मिलेगी वो काफी ज्यादा होगी। एंड उसका मेन रीजन उसने यही कहा है कि भाई मैं जाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे विराट कोहली है। एंड विराट कोहली का मैं बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, तो मैं तो सीखना चाहता हूँ उनसे और खेलने के लिए, तो मैं तो वही जाना चाहूँगा। एंड ऑफ कोर्स ये कोई सरप्राइज नहीं है कि जैसे फैंस हैं वैसे प्लेयर्स भी विराट कोहली की वजह से आरसीबी की तरफ अट्रैक्शन रखते हैं मोस्टली। विराट कोहली नहीं होता अगर आरसीबी में तो काफी फैंस और काफी सारे प्लेयर्स नहीं जाना चाहते हैं। तो दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ विराट कोहली एज वेल। बट क्या तुम्हें लगता है कि रियलिस्टिकली एक चांस है ऐसा? देखो ये सब तो हंसी मजाक में बोल दिया, एंड हंसी मजाक में उसने थोड़ा बहुत सच भी बोल दिया कि अगर मैं नहीं रिटेन होता केकेआर में, विच टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग पता है एग्जैक्टली रूल आउट कर नहीं सकते। ये रिटेन नहीं हो रहा ना, मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है रिटेन होना। अगर 6 रिटेंशंस आती हैं अभी, होपफुली एक हफ्ते के अंदर हमें सब कुछ पता चल जाएगा, तो आई एम प्रिटी श्योर कि केकेआर जाएगी रिटेन करने के लिए। बट जैसी टीम केकेआर की लास्ट सीजन थी, और अगर इम्पैक्ट प्लेयर रूल रुकने वाला है, जो कि रुकने वाला है मोस्ट लाइकली, तो रिंकू सिंह का हमने रोल बहुत मिनिमाइज्ड देखा था केकेआर के अंदर। हाँ। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है वो सबके पर्सनल ओपिनियन पे है, क्योंकि हाँ हम चाहते हैं कि रिंकू जैसा बंदा जो कि इंडिया के लिए खेलता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिले ताकि अल्टीमेटली इंडियन क्रिकेट टीम के लिए वो अच्छे फॉर्म में रहे। राइट। ऑन द अदर हैंड बंदे ये भी आर्ग्यू करेंगे कि अगर यार केकेआर इतना डोमिनेट करके जीती है तो फिर इंडिविजुअल से क्या फर्क पड़ता है कि एक बंदे का सीजन हमें अच्छा कराने के चक्कर में पूरी टीम को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो वो सबका अलग अलग ओपिनियन होगा। बट ये ट्रूथ है कि लास्ट सीजन रिंकू का हार्डली कुछ इम्पैक्ट था एज कम्पेयर टू द पास्ट 2-3 सीजन्स। उसके बाद भी केकेआर इतना डोमिनेट कर रही थी। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि रिंकू सिंह खुद शायद उतना ज्यादा खुश ना हो इस रोल से, एंड दैट इज वाई उसका मन हो कि अगर नहीं होता तो मैं शायद चला ही जाऊंगा। रिंकू सिंह ने खुद भी कहा था ये जीतने के बाद इंटरव्यू में कि इस साल मेरा रोल ऐसा था, बीच में थोड़ी इंजरी भी हो गई तो मोमेंटम खराब हो गया, एंड रोल भी ऐसा था कि मुझे एक वो प्रॉपर फिनिशर का काम करना है। हाँ। तो मैं उस रोल में खुश था। एंड गौतम गंभीर गौती भाई करे बोल रहे थे वो कि उन्होंने साफ साफ सबको अपने रोल्स डिफाइन कर रखे थे, फ्लेक्सिबिलिटी थी लेकिन रोल्स क्लियर थे। तो उसके चलते हुए टीम को जो जरूरत थी मैं उसके हिसाब से खेल रहा था। एंड अगर मैं जीत रहा हूँ, मतलब जीतने के बाद कितना सबसे ज्यादा खुश तो रिंकू सिंह ही था। तो आई डोंट थिंक वो उस चीज़ को इतना पर्सनली लेता है। एंड अगर उसको आप कहोगे कि आपका एक सीजन अच्छा नहीं जाएगा लेकिन आप आईपीएल ट्रॉफी जीत जाओगे तो वो तो कह देगा हाँ भाई बिल्कुल। पता, मुझे लगता है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा डाइसी इस टाइम पे, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि ऐसी चीज़ होगी हमेशा आईपीएल ट्रॉफी वाली, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्लेयर को जीतने का हमेशा मन करेगा। बट इस टाइम में इंडियन टीम के अंदर उसकी जगह पक्की नहीं हो पा रही भाई। T20 टीम के अंदर उसको वो फिट नहीं हो पा रहा इस टाइम पे। तो उसके चक्कर में मुझे लगता है कि उसे क्योंकि आईपीएल बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है किसी भी प्लेयर का अंदर आने में। सो जब वहां पर उसकी जगह पक्की नहीं हो रही इस टाइम पे, तो मे बी उसका ऐसा दिमाग में आए कि किसी ऐसे क्लब में जाया जाए जहाँ पे भाई मैं खुद प्रॉपरली अपना एबिलिटीज जितनी है वो प्रॉपरली 100% होके दिखा सकूं, जिससे मेरा एक्चुअली में एक शॉट बने भाई कि मैं एक शॉट स्टार्टर बनूं इंडियन टीम के अंदर। देखो इसमें एक पॉइंट ये भी है ना कि रिंकू सिंह इस साल ऐसा खेला था केकेआर में,
क्योंकि उसके ऊपर बैटिंग करने वाले वो सब नाम थे टीम में। हाँ, उसमें से कितने नाम रुकेंगे अगले साल? ये बात है। तो हो सकता है रिंकू सिंह को ऑटोमेटिकली रोल चेंज करके ऊपर प्रमोट कर दिया जाए। अगर वो अगर 11 में से 11 क्या 12 प्लेयर हो गए ना इम्पैक्ट प्लेयर को मिला के, 12 के 12 प्लेयर तो रिटेन हो नहीं सकते। 6 आपने कर भी लिए मान लो, 2-3 आपने होपफुली बाय बैक कर लिए, तो भी 2-3 रोल जैसे खाली रह जाएंगे टीम के अंदर, जो कि अभी आपको नए प्लेयर से भरना पड़ेगा। तो अगर वो नए नाम रिंकू सिंह से बड़े नहीं है तो रिंकू सिंह को ऑटोमेटिकली एक वो प्रमोशन मिल जाएगा बैटिंग ऑर्डर में। तो उस पे भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि जो रोल इस साल था सबका एग्जैक्टली वही होने वाला है, वो टीम पे डिपेंड करेगा। एंड आई थिंक कि सबसे बड़ा फैक्टर जो हम भूल रहे हैं वो ये है कि रिंकू सिंह हमेशा केकेआर को एकदम उधर बहुत ज्यादा मानता है कि केकेआर ने ही मेरे में वो इन्वेस्टमेंट करके दिखाया जब कोई भी रेडी नहीं था करने के लिए, और उसको ग्रूम करा इनटू द प्लेयर दैट ही इज राइट नाउ। तो वो एक वो लॉयल्टी वाला जो फैक्टर होता है ना वो बहुत ज्यादा है रिंकू सिंह का केकेआर के साथ। बट अगर ऐसी सर्कमस्टांस बनती है कोई कि केकेआर उसको आरटीएम के थ्रू लेने का ट्राई करती है, अब प्राइस जो है बिडिंग में हद से ज्यादा निकल जाती है, क्योंकि रिंकू सिंह जैसा बंदा मैं एम श्योर कि बहुत महंगा बिकेगा। हाँ, डेफिनेटली। और बाय चांस ऐसा हो जाता है कि केकेआर के बजट में फिर वो अनफॉर्चुनेटली फिट ना कर पाए, वी कैन एक्चुअली सी रिंकू सिंह इन आरसीबी। आई थिंक 4 रिटेंशन में तो बहुत डिफिकल्ट है होना इस टाइम पे, क्योंकि वही 3 तो इन सब से ही भर जाएगी, श्रेयस अय्यर, रसल और नारायण से। पर अगर वो 6 होती है तो रुक सकता है, बट मुझे स्टिल लगता है कि अगर 4 होती है तो वो आरटीएम में केकेआर ट्राई करेगी। एंड आरटीएम में वही बात है कि अगर वो प्राइस हद से ज्यादा निकल गई तो पक्का भी नहीं है कि केकेआर रख पाएगी उसे, नहीं रख पाएगी। अगर 4 रिटेंशंस होती हैं, विच आई थिंक कि 4 रिटेंशंस होंगे, हाँ, 2 आरटीएम दे देंगे मोस्ट लाइकली। ऐसा तो मुझे अनलाइकली लग रहा है कि 6 के 6 रिटेंशन दे दिए जाए, तो उसमें से 3 रिटेंशन तो पक्का होंगे मेरे हिसाब से, नारायण, रसल एंड श्रेयस अय्यर। अब चौथी रिटेंशन में तुम्हें लगता है कि रिंकू सिंह रिटेन होगा, या फिर हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा में क्यों कह रहा हूँ बार, वरुण चक्रवर्ती, अपने नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, इन टाइप के नाम। कुछ लोग मिचेल स्टार्क भी कहेंगे। आई थिंक मिचेल स्टार्क का भी लोग वही मैं क्या हो सकता है कहें, क्योंकि इतने ज्यादा पैसे खर्च करे थे बट मुझे लगता है कि रिंकू सिंह यार कायदे से होना तो चाहिए, बट एट द सेम टाइम वरुण चक्रवर्ती ने जिस टाइप से कंट्रीब्यूट करता है केकेआर को, भाई हर्षित राणा जैसा बंदा, हाँ राइट, अगर ऑक्शन में गया, एक इंडियन फास्ट बॉलर, वो कितने में बिकेगा? वो प्रोफाइल भी मैटर करती है बंदे की। वरुण चक्रवर्ती ऐसा मिस्ट्री स्पिनर अगर गया ऑक्शन में, वो कितने में बिकेगा? आप एक बार को एक इंडियन मिडिल ऑर्डर बैटर ढूंढ सकते हो या फिनिशर ढूंढ सकते हो लाइक रिंकू सिंह, बट इंडियन मिस्ट्री स्पिनर कितने हैं? ऐसे सोचो ना। तो उसके चक्कर में डिमांड एंड सप्लाई का खेल आ जाता है। फिर इसलिए तो हम लोग कई बार देखते हैं कि बड़े से बड़ा नाम जो है वो इतनी प्राइस पर नहीं जाता था, हम सोच रहे थे। हाँ। और हर्षित पटेल जैसा बंदा मान लो 10 करोड़ के ऊपर चला गया, क्योंकि डिमांड है एक ऐसे बॉलर की जो कि डेथ का स्पेशलिस्ट है, नंबर 8 पे बैटिंग भी कर सकता है। वो रोल की वजह से आपका प्राइस कई बार बढ़ जाता है, नाम के वजह से नहीं बढ़ता कई बार। सो डू यू थिंक कि अगर ऑक्शन होता है और रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती दोनों जाते हैं तो वरुण चक्रवर्ती की ज्यादा प्राइस होगी? डायनामिक्स पे भी डिपेंड करता है, किसका नाम कितनी जल्दी आ गया पॉट में। अगर पहले आ गया तो ज्यादा प्राइस भी हो सकती है। तो वो टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि कई सारे ना फ्रैंचाइज के हाथों में वो फैक्टर्स है, ना प्लेयर के हाथों में फैक्टर है। लक बहुत डिपेंड करता है। तो ऐसे तो फॉर श्योर शॉट हम कुछ नहीं कह सकते, पर मतलब मुझे लगता है कि डोंट बी सरप्राइज्ड अगर रिंकू सिंह इनिशियल 4 अटेंशंस में शायद ना आ पाए। और अगर नहीं होता तो फिर एक्चुअली बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी कि फिर वो कहीं और जाएगा। आरसीबी पे तो वैसे ही मतलब क्या ही मैं बोलूं, पीछे पड़ जाना चाहिए उन्हें। तो इन लोगों ने अब मैं भूल रहा हूँ पैट कमिंस के पीछे पड़े थे, मिचेल स्टार्क आई थिंक पैट कमिंस के पीछे पड़े थे। वो बाय चांस एसआरएच ने बाद में उठा दिया, पैसे ही नहीं थे लेने के पता नहीं 20-25 करोड़ का कुछ इनका बजट था, उसमें से पता नहीं 18-19 करोड़ तक ये लोग पहुंच गए थे पैट कमिंस के लिए। कैसे तो टीम बनाते। तो द क्लाउनरी दैट द मैनेजमेंट पोर्ट्रेड, कोई बड़ी बात थोड़ी रिपीट कर दें उसको, कोई चेंज थोड़ी हो रहा मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा। तो भाई लेट्स सी, बट आई होप कि रिंकू स्टेज विद केकेआर। बहुत ही बढ़िया एक स्टोरी रही है। एंड अभी तो कितना 26-27 साल का ही है। नहीं, प्लस स्टार प्लेयर बन सकता है भाई आगे जाके, पूरे केकेआर का फेस बन सकता है, है ऑलरेडी है। एंड मतलब अभी 7-8 साल तो आराम से खेल सकते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हाँ। तो आई होप दैट ही स्टेज एंड कीप सर्विंग अवर कंट्री एंड माय क्लब आल्सो। बट द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, आईपीएल की बातें खत्म करते हैं। अब हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, और इस सेगमेंट में हम लोग को एक्सपोज करना है ये जो पाकिस्तान की तरफ से
इतनी सारी खबरें आ रही हैं, इतने ज्यादा टॉन्ट्स आ रहे हैं इंडिया को लेके, इनकी खुद की ग्राउंड रियलिटी क्या है ना, जरा उसको आज एक्सपोज कर देते हैं। राइट, ठीक है। बहुत टाइम से हम लोग सुन रहे हैं, मुझे याद है ये IPL के टाइम से तो मैं ट्विटर पे ही देख रहा हूँ, इनके 4-5 जर्नलिस्ट का गट्ठा है जो कि हर 2-3 दिन में एक ट्वीट डालते हैं जस्ट टू एंगर द इंडियन फैंस, उससे वो एंगेजमेंट मिल जाती है उनको। तो एंगेजमेंट फार्मिंग कर रहे हैं लोग बेसिकली, बट उसके पीछे ना वो बात से वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इनके कई सारे मीडिया हाउसेस जो कि जैसे टीवी पे न्यूज़ आती है, ऐसे कई सारे कॉरपोरेशंस हैं, ये लोग भी कॉन्स्टेंटली ऐसी स्टेटमेंट्स देते हुए आ रहे हैं पिछले 5-6 महीने से कि इंडिया अगर नहीं आती है चैंपियंस ट्रॉफी तो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बिना हो जाएगी। आओ नहीं तो घर बैठो, कोई तुम्हें भीख नहीं मांग रहा, कोई चाह नहीं रहा तुम्हें लाने के लिए, ऐसे करके, एंड इंडिया को तो आना ही पड़ेगा। पहले शुरू हुआ था कि हमें इंडिया की जरूरत नहीं है, राइट। फिर 1-2 महीने में वो चीज नैरेटिव चेंज होके हुआ, इंडिया को आना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। फिर वो नैरेटिव चेंज होते होते अब किस चीज पे आ रहा है, पाकिस्तान का जो चेयरमैन है PCB का, मोहसिन नकवी, उसका एक स्टेटमेंट आया अभी 1-2 दिन पहले की बात है। उसने खुद बोला ये कि पाकिस्तान में एक भी स्टेडियम ऐसा नहीं है जो कि इंटरनेशनल मैचेस होस्ट कर सके। राइट। सारे स्टेडियम्स की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सीटिंग कैपेसिटी है, जिस टाइप की चेयर्स हैं, जिस टाइप के टॉयलेट्स हैं, ये सारे ऐसा लगता है कि 1980s के टाइम का इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक भी स्टेडियम में आज की डेट में नहीं कह सकता हमारी कंट्री में ऐसा हो जो कि इंटरनेशनल मैचेस होस्ट करने लायक हो, उस स्टैंडर्ड के लायक हो। करने को तो कर ही दो, अभी भी बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है, पर क्या एक्चुअली में आर यू अप टू डेट विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ द मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम्स? वो कहता है भाई हम 40 साल पीछे हैं। तुम्हारा चेयरमैन आके ये बकवास कर रहा है, बकवास का फैक्ट बोल रहा है, हाँ। तुम्हारे लिए बकवास है। और आप किस मुंह से कह सकते हो कि आपके पास वो हक होना चाहिए कि आप ना ही सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करो, जो कि अपेरेंटली मुझे पता चला रिसर्च करते हुए कि ये लोग सिर्फ 3 स्टेडियम ही करा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी। 3 स्टेडियम? हाँ, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी अपेरेंटली सिर्फ 3 स्टेडियम में होने वाली है। ओ भाई साहब, एक लाहौर में, कराची में, और एक कहीं और भी है शायद। तो अब बात ये कि आप सिर्फ 3 स्टेडियम में कराने का प्लान था आपका, और ये जो होस्टिंग वाली बात होती है आपको 1-2-3 साल पहले पता चल चुका होता है कम से कम। राइट, हाँ। आप तब से अभी तक इसके ऊपर काम नहीं कर पाए। आप आखिरी के 5 महीने का वेट कर रहे थे। नहीं, 5 महीने का वेट कर रहे थे, और मतलब जिन 3 स्टेडियम में कराना था, कम से कम उन 3 स्टेडियम को तो वर्ल्ड क्लास बना लेते। ऑफ कोर्स, बाकी को नहीं करना, चलो नहीं हो पा रहा तुम लोगों से, इतना पैसा नहीं होगा अब पूरे बोर्ड के पास, बट ये 3 स्टेडियम बात करेंगे इतने पैसे मिले हैं, वो भी मैं सरप्राइज हूं देखने के लिए। इन 3 स्टेडियम में तो एटलीस्ट वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज रख पाते हैं। एंड आई एम नॉट इवन सरप्राइज की चीज है एक्चुअली में, और चेयरमैन ये सरप्राइज हो कि चेयरमैन ने आके बोला है। पहली बात तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उससे सच्चाई बोली। ये जो चौंचौ कर रहे थे उनको चुप करा दिया। पर ये इन जनरल जो ट्रुथ निकल के आई है, इससे आई डोंट थिंक कोई इंडियन सरप्राइज है, क्योंकि अभी हाल ही में उसके टिकट प्राइसेस इंटरनेट पे आए थे बांग्लादेश और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज के, एंड वो 15-15 रुपए से स्टार्ट हो रहे थे मैचेस की सीट्स। तो मतलब वो देख के लग रहा था कि पहली बात तो इतनी डिमांड नहीं है टिकट्स की, वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि टेस्ट मैच और इन जनरल डिमांड कम होगी, बट स्टिल 15 रुपए, मतलब भाई नीचे जा रहे हो टॉफी खरीदने, उसमें आप मैच देख के आ सकते हो, इतना ज्यादा सस्ता हो चुका है। तो वो फैंस इन जनरल खुद भी खुश नहीं है कि भाई ऐसी फालतू जगह जाके थोड़ी देखेंगे। सही में से सोचो तो एक कोल्ड ड्रिंक अगर मुझे लेनी हो 40 रुपए, कोल्ड ड्रिंक महंगी भाई, 4 लोग की टिकट आ जाएगी यार, उसके अंदर सब लोग जाके देखो आराम से। सो आई थिंक इतना ज्यादा गिर चुका है वहां पे स्टैंडर्ड, एंड देन अगेन हैट्स ऑफ कि उसने ओपनली आके चीज बोली, बट देन अगेन एट द सेम टाइम जो सच आके बोला भी है, मतलब किस मुंह से ये लोग सोच भी सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी होल्ड कराने का, खुद ही एक्चुअली बोलना चाहिए। क्योंकि अगर ये लोग कराते हैं, एंड में जाके जब सारी कंट्रीज पहुंचेंगी वहां पे, तो ये जो चीज होगी पूरी और उभर के आएगी और एक्सपोज होगी पूरी कि कितनी द एब्सोल्यूट शिट फैसिलिटीज थी वहां पे। मुझे वही लग रहा है कि इसने इसीलिए बात बोली है क्योंकि कोई और एक्सपोज करे उससे पहले हम ही बोल देते, पहले बोल दे। हाँ। और क्या पॉइंट हो सकता है। एंड इसके बाद और हिपोक्रेसी देखते हैं। अब इसने इस बात साफ साफ बोल दी पब्लिकली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अब तुरंत बातें होनी शुरू हो गई, या नेचुरली होनी चाहिए कि यार फिर क्या हमें अब ये पोस्टपोन करना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी, और आइडियली पोस्टपोन क्यों करें, इससे अच्छा किसी और ही कंट्री में कर देते हैं। हाँ। ऐसे कई सारे आर्टिकल्स आने लग गए पाकिस्तान के अंदर से भी, वर्ल्ड वाइड मीडिया से तो आ ही रहे हैं,
यानी कि फेयर आर्ग्यूमेंट है। अभी बांग्लादेश में जो हालत हुई है उसके चक्कर में जो T20 वर्ल्ड कप है वुमेन्स का वो हटा दिया, वो यूएई में कर रहे हैं शिफ्ट। उसको भी पहले इंडिया को चांस दिया था करने का और जयशा ने मना कर दिया कि भाई अभी हमें आई थिंक मॉनसून का दिया था उसने, मॉनसून का भी है, अगले साल ये लोग वो भी कर रहे हो, एक और कोई वर्ल्ड कप भी होस्ट कर रहे हैं शायद तो, या फिर बताएं कोई टूर्नामेंट है एक, तो उसके बाद फिर 26 में T20 वर्ल्ड कप मेंस का है और IPL तो है ही, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है वो। पर अगर ये आर्गुमेंट्स आ भी रहे हैं, ये नैरेटिव्स बन भी रहे मीडिया में, तो एकदम वैलिड है भाई कि आप पाकिस्तान के अगर चेयरमैन खुद ही कह रहा है कि हम फिट नहीं है होस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे रखना ही क्यों है? और हम क्यों पूरा इंटरनेशनल कैलेंडर हर टीम का जो ऑलरेडी सेट होता है कि अगले सीजन में हम कहाँ खेलने वाले, कब खेलने वाले, वो सब फेरबदल क्यों करें? इतनी रीस्केड्यूलिंग क्यों करें? इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं, पैसा ऑलरेडी लग गया होता है, वहां पे काम शुरू हो गया होता है। अगर आपने 2 साल से काम नहीं करा तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है, तो इससे अच्छा कहीं और ही होस्ट कर देते हैं। और इसके चलते अब लेटेस्ट स्टेटमेंट आया इन लोगों का कि यार वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि ऐसी न्यूज़ बाहर फैल रही है, क्योंकि हम लोग तो कह रहे हैं कि कराची एंड लाहौर का जो स्टेडियम है वो तो बड़े आराम से तैयार हो जाएगा, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं अगले 5 महीने में पूरा रेनोवेट हो जाएगा। इनफैक्ट अभी जो बांग्लादेश की सीरीज चल रही है और अभी इंग्लैंड की भी एक टेस्ट सीरीज होगी वहाँ पे, उनके मैचेस को जो होने वाले हैं वो कराची और लाहौर से हटा दें इन लोगों ने, ताकि वहाँ पे जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन होता रहे। हाँ। इनका पहले ओरिजिनल प्लान ये था कि आप कंस्ट्रक्शन करते रहो, हम लोग खाली स्टेडियम में मैच कर लेंगे, क्राउड को नहीं बुलाएंगे। पर जो सिक्योरिटी मेजर्स थे ना वहाँ के, उन्होंने बोला भाई ये सेफ नहीं है, क्योंकि अंदर वर्कर्स भी काम कर रहे होंगे, कुछ अनहोनी हो गई स्टेडियम में तो प्लेयर्स का क्या होगा। ये हालत है सब स्टेडियम्स की, इतनी खराब हालत है। और कहते रहते कि सेफ्टी पूरी है हर जगह। अब आप एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पे कोई क्राउड भी, मैं एज एन इंडियन पहली बात तो मैं जाऊंगा नहीं वहाँ पे। हाँ। दूसरी बात, तुम पाकिस्तान का नाम हटा दो, मैं कोई भी कंट्री में अगर जाऊं, अब मुझे इस बात का डर है कि मेरे ऊपर की छत गिर सकती है या फिर सीट टूट सकती है, कभी भी कोलैप्स कर गया, कुछ हो गया, तो भाई क्यों ही जाऊंगा मैं वेट कर लूंगा, किसी और स्टेडियम में चला जाऊंगा किसी और मैच को देखने, किसी और कंट्री। राइट। ऐसी बातें सुन के अब इट इज नॉट इवन अबाउट द सिक्योरिटी एंगल कि जो भी है कि मतलब इंडियंस जो है जिनका जो सिक्योरिटी रीजंस रहते हैं ना जाने का, उसको छोड़ो भाई, अब तो सेफ्टी रीजन भी है स्टेडियम के अंदर का और फैंस की बात भी आ गई है। तो ऐसे में तो मैं क्यों ही जाऊंगा या कोई भी क्यों ही जाएगा, वो बात आ जाती है। ना फैसिलिटीज है ना सेफ्टी है, ये 2 बेसिक चीजें जो कि आपको चाहिए होती है क्रिकेट स्टेडियम में होस्ट कराने के लिए किसी भी बड़े टूर्नामेंट को, वो दोनों चीज़ आपके पास नहीं है। और उसके बाद पहले आपके चेयरमैन ने चीज़ कह दी और उसके बाद यार सही कि हम मतलब वेरी सैड कि ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं हर जगह पे। भाई तुम्हारे चेयरमैन ने बोला यार, मतलब हाँ रूमर्स नहीं है, ये तुम्हारे चेयरमैन ने खुद बोला तुम्हारे सामने। एंड इसके ऊपर एक जो ये तो अभी छोटी मोटी बात थी, असली आप पता है क्या है, बासित अली इनका एक एक्स क्रिकेटर रहे हैं। अच्छा हाँ, उसने कुछ बोला था, मैं भूल गया, जो कि थोड़े रिस्पेक्टेड भी हैं, मतलब he has done some decent deeds। उस बंदे ने ये कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ अभी कई सारी कंट्रीज, जैसे कि अभी बांग्लादेश है, अभी इंग्लैंड आएगी, शायद अब न्यूजीलैंड का भी टूर है if I'm not wrong, ये लोग अभी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान आके खेलने वाले हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ कि खुदा न खास्ता अगर इनको कुछ सिक्योरिटी इशू हो गया, कोई अटैक वटैक हो गया, वो साफ साफ बोल रहे हैं इस चीज को, अटैक वटैक हो गया, तो भाई तुम पहली बात तो अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगे, और दूसरी बात 2 सेकंड नहीं लगेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से हटाने में। राइट। और वो बंदा वही, ही इज अ पाकिस्तानी फर्स्ट, वो अपनी कंट्री में ही बोल रहा है और उनकी कंट्री होस्ट करने वाली है, तब वो ये चीजें बोल रहा है। तो मैं क्यों ना मानूं कि भाई वो जो बोल रहा है उसमें कुछ वैलिडिटी तो होगी। भाई द फैक्ट कि ये चीज कोई टूर्नामेंट होस्ट होने से पहले ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं कि अटैक हो गया, मतलब ये चीज तो सुनते ही मना कर देना चाहिए कि भाई कोई कंट्री को जाना ही नहीं चाहिए ऐसे। वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो फॉरेन टीम्स आ रही हैं टूर करने के लिए, उनको आप प्लीज उतनी ही सिक्योरिटी दीजिए जितनी आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को देते हैं। हे भगवान, ये सब बोल रखा है कि ही इज अफ्रेड कि कोई अटैक वटैक हो गया। राइट। तो क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में? भाई चैंपियंस ट्रॉफी की तो बहुत बात की बात है, प्लेयर्स का क्या होगा यार? हाँ भाई, ये तो जान पे खेल रहा है पूरा। बट ये एक्चुअली में मतलब जस्ट बिकॉज ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, सिर्फ यही इतना इनफ हो जाना चाहिए आईसीसी के लिए कि भाई ऐसी जगह पे होस्ट नहीं कराया जा सकता, और किसी कंट्री को मना करना है तो फिर एक न्यूट्रल ग्राउंड पे कराओ। जिनको जाना है जाने दो, बट जो लोग मना कर रहे हैं उसके पीछे एक एक्चुअल रियलिटी है और एक्चुअल सब्सटेंस है पूरे उस
उस प्ली के पीछे कि हमें कहीं और पे खेलना ज़रूरी है। अगर आपके एक्स क्रिकेटर आके ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं, वो भी कुछ महीने पहले चैंपियंस ट्रॉफी से, तो फिर कोई प्लेयर क्यों ना डरे भाई। एंड बात पता है इसमें ये नहीं कि वी एज इंडियंस हमें पाकिस्तान से कुछ स्पेशल वो इसलिए हम बोल रहे हैं, ये कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में हो जाए भाई, ये क्यों जाएगा कोई एज अ फैन मैं नहीं जाऊंगा। और फैंस पे तो चलो तब भी, मतलब कोई प्लेयर जा रहा है तो उस पर और ज्यादा चांसेस है अटैक होने के, तो वो तो और ज्यादा डरेगा भाई। इसमें बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ। अभी T20 वर्ल्ड कप यूएसए में हुआ था, हाँ ठीक है, वहां पे न्यूयॉर्क का जो स्टेडियम बना था, ये कितना 2-3 महीने कितने में बन गया था, बहुत कम दिनों में बन गया था। तो मेरे दिल में इनिशियली वो था कि भाई ये स्ट्रक्चर होल्ड कर पाएगा इतने लोगों को, ये थोड़ा रिस्की तो नहीं है, ये कुछ कोलैप्स कर जाए। अब यूएसए जैसी कंट्री में अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो पाकिस्तान में क्यों नहीं बोलूंगा भाई। हाँ। बहुत मतलब इट डज नॉट मैटर विच कंट्री, अगर मेरी सिक्योरिटी या मेरे प्लेयर्स की सिक्योरिटी पे बात आ रखी है तो कुछ सवाल ही नहीं उठता आने का। एंड सो अभी अपेरेंटली जो लास्ट चीज़ मैं कवर करना चाहता हूँ, पाकिस्तान को उनकी गवर्नमेंट ने या पता नहीं कैसे उनको 550 करोड़ से ज़्यादा एलोकेट करें, रुपए से ज़्यादा 550 करोड़ रुपए से ज़्यादा एलोकेट करें कराची और लाहौर के स्टेडियम के रेनोवेशन के लिए। फर्स्टली आई एम सरप्राइज कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, एंड सेकेंडली कि नहीं, ऑन अ सीरियस नोट इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, एंड सेकेंडली कि यार जो कंट्री अभी जैसे जो हम लोग कितने बार कवर करा हुआ है कि जो कंट्री क्लोजर टू वॉर सिचुएशन होती है उसमें आपके जो बेसिक नेसेसिटीज होती है ना, उसमें आपका सारा बजट जाना शुरू हो जाता है। हाँ। चाहिए भी क्या, शुरू नेचुरली हो जाता है। कोई कंट्री जहाँ पे वॉर हो रही होती है वहां पे सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पाकिस्तान में वॉर हो रही है, सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे World War II के टाइम पे जिन भी कंट्रीज में वॉर थी उन सारी कंट्रीज का मेन बजट एलोकेशन था वेपनरी को बनाने में, सेकंड था हेल्थ केयर को कि जो सोल्जर्स घायल हो रहे हैं उनको ठीक करने में, उसके बाद जो पैसे बचे हैं वो आप अपने एंटरटेनमेंट और उसमें अगर लगाना है तो तब कोई क्रिकेट की बातें नहीं कर रहा था या फुटबॉल की बातें नहीं कर रहा था। ये सब लग्जरीज होती हैं जो आप कर सकते हो परसू अगर आप जिंदा हो और आप एक वेल डूइंग इकोनॉमी में हो, वरना बात सर्वाइवल पे होती है। तो आई एम अ बिट सरप्राइज कि इतने पैसे कहाँ से हैं, बट अच्छी बात अगर आते हैं तो। एंड इन पैसों का अब आई एम नॉट श्योर कि सही तरीके से यूटिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। एंड जस्ट ऑन एंडिंग नोट, उसके बाद हम फुटबॉल में ही चलेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि ये रेनोवेशन 5 महीने में हो पाएगा? जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग एकदम ही टोटल अपग्रेड कर देंगे स्टेडियम को मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 5 महीने के अंदर। अब 5 महीने में हो तो सकता है, न्यूयॉर्क में हुआ था, पर क्या ये लोग कर सकते हैं अभी? वही इम्प्लीमेंटेशन क्या उतनी फास्ट हो सकती है उस चीज़ की, प्लस ही जितना पैसा एक्चुअली में एलोकेट किया गया है क्या वो एक्चुअली में पूरा पैसा इम्प्लीमेंटेशन में जाएगा ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो हाँ डीप जब जाता रहेगा पैसा डाउन, उससे पैसा कम भी होता रहेगा धीरे धीरे। तो वो बात तो रहेगी। आई थिंक कुछ ना भी हो, शायद फैसिलिटीज अप टू दैट लेवल ना भी हो, तो भी ये लोग कुछ ना कुछ करके चैंपियंस ट्रॉफी करा तो देंगे ही वहाँ पे, क्योंकि आई डोंट थिंक अब इतनी जल्दी कुछ महीने पहले ही पूरी चीज़ चेंज हो जाएगी। एंड इन ऑल फेयरनेस अभी एशिया कप भी हुआ था। हाँ, अभी एशिया कप भी हुआ था। एंड ऐसा नहीं है कि बाकी फॉरेन कंट्रीज टूर नहीं कर रही पाकिस्तान को, तो इतना भी खराब नहीं होगा ये जूम। हाँ, मतलब मुझे वही लगता है कि अगर ना भी हो तो ये लोग हो भी शायद अगर कुछ लेवल तक तो भी शायद ये लोग करा देंगे चैंपियंस ट्रॉफी। बट मुझे लगता है वो चीज़ तो पक्का होनी चाहिए भाई कि जिस कंट्री को जाना है वो अपने दम पे जाओ, जिनको नहीं जाना उनका एक न्यूट्रल ग्राउंड पे कराओ। पॉइंट अब ये लोग रेस करेंगे ना कि इंडिया के अलावा किसी और कंट्री ने अभी तक कोई क्वेरी रेस करी बोली नहीं है। हाँ, और अगर सब लोग कुछ नहीं बोल रहे तो मतलब कि इतना भी खराब सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि एज द इंडियन गवर्नमेंट एंड द इंडियन क्रिकेट टीम, आपको लिटरली 1-2 बहाने चाहिए बस। बहाने भी क्या मतलब 1-2 पॉइंट्स चाहिए बस मना करने के लिए। एक पॉइंट तो इटर्नल रहा ही है सिक्योरिटी का, जो कि वैलिड है एकदम ही। एंड अब उसके ऊपर अगर आप एक और रीजन दे रहे हो हमें ना आने का, तो फिर तो सपने बहुत देखना अलाउड है, लेकिन ये सोचना कि इंडिया आएगी, ड्रीमिंग इज फ्री। हाँ, पर अगर इंडिया आने वाली अगर आपको ऐसा लगता है तो भाई मतलब क्या बात है भाई, राइट, सपने बड़ी चीज़ है। तो ऑन दैट नोट मुझे लगता है कि इंडिया तो भूल ही जाओ, बिल्कुल भी नहीं आने वाली। क्या हमें एक ऐसी पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है जहाँ पे पाकिस्तान खुद ही मना कर दे होस्ट करने? मुझे तो नहीं लगता। अल्टीमेटली ये पूरी चीज़ चैंपियंस ट्रॉफी अगर होल्ड करते हैं तो ये लोग खुद भी बहुत पैसा कमाने वाले हैं उससे, जो कि बहुत ज़रूरत है उस कंट्री को इस टाइम पर। सो आई डोंट थिंक वो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले हैं।
प्लस अगर इन्वेस्टमेंट उतना नहीं करना पड़ा इन्हें, अगर उतनी क्वालिटी के लेवल स्टेडियम्स है ही नहीं, उतना इन्वेस्ट ही नहीं करना पड़ा, प्लस पैसा भी आपने ऊपर से कमा लिया, तो मोटी कमाई हो जाएगी भाई इन लोगों की एक्चुअली में। तो आई डोंट थिंक वो खुद मना करेंगे। वो तो रहेगी, अगर आप 550 करोड़ रुपए लगा रहे हो और इंडिया आपके कंट्री में नहीं आ रही खेलने के लिए, तो आप कितना रिटर्न ले लोगे? मतलब मुझे नहीं पता इकोनॉमिक्स, हो सकता है मैं बहुत ही ज़्यादा फार ऑफ हूँ नंबर से, बट क्या बोलता प्रॉफिट कमा पाओगे? आई थिंक वो एज अ टूर्नामेंट जितना पैसा कमाएंगे उसमें से कट मिलेगा पाकिस्तान को, और कुछ आईसीसी को जाएगा। तो अगर वो यूएई में कराते हैं, कहीं पे भी कराते हैं, तो वो भी टूर्नामेंट के पैसे में ही इकट्ठा होगा, जिसमें से मिलेगा। पता है ना, फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो बताना जरूर, राइट। तो आई थिंक कमाएंगे तो आई थिंक प्रॉफिट तो जाएगा ही जाएगा भाई, वरना चांस ही नहीं है। और पैसे कमाने की कोई भी अपॉर्चुनिटी दिख जाए तो वो लोग they'll grab it with both hands. I'll just finish this by saying, मुझे लगता है ऐसी पॉसिबिलिटी है कि चैंपियंस ट्रॉफी ना हो पाकिस्तान में एक्चुअली में, एंड मोमेंट पे कहीं हटा दिया जाए। टैम भाई अगर ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही है ना, तो आईसीसी खुद भी सोचती है कि यार क्या क्या बकवास चल रही है फिर। एंड आई ऑल्सो वांट टू कॉल आउट आईसीसी। अगर आपने 1, 2, 3 साल पहले ही इनको बता दिया था, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना थोड़ा बहुत मॉनिटर करना प्रोग्रेस यहाँ की। कुछ हुआ नहीं और आप एक्सपेक्ट करो कि आखिरी 5 महीने में ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो भाई आईसीसी हैज़ बीन वेरी बैड इन प्रिपेयरिंग। हमने पहले भी कवर कर रखा है कैसे ये लोग इंडिया से भी आके इनका स्टांस पूछ नहीं रहे, डरे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है उनका भी अपडेट नहीं है कि पाकिस्तान के चेयरमैन को खुद आके बोलना पड़ रहा है ये सब। और इतनी लीनियंसी है क्यों भाई? हाँ क्यों है, राइट। आप इंडिया में एक्सपेक्ट नहीं करते ये सब होने को। इंडिया में टिकटिंग का थोड़ा इशू हो गया था 2023 वर्ल्ड कप में, तो पूरा बवंडर मच गया था पूरी दुनिया में कि ये कैसे हो रहा है, कि 10 सीटें भी खाली दिख जाए स्टेडियम में तो कैसे दिख रही हैं। तो यहाँ पे तो भाई सीटें है ही नहीं तैयार बैठने के लिए, तो आप उस सिचुएशन को कैसे कर सकते हो यार? तो आई थिंक आईसीसी एंड पीसीबी बोथ आर एट फॉल्ट। लेट्स होप वी गेट अ सोल्यूशन। आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद पाकिस्तान में एंड मोमेंट पे ना हो चैंपियंस ट्रॉफी, एंड इंडिया तो डेफिनेटली नहीं जाने वाली। बट ऑन दैट नोट अब हम लोग फुटबॉल की बात करेंगे, एंड पर्टिकुलरली बार्सिलोना की बात करेंगे। हाँ, बार्सिलोना की बात करनी है आज। पूरा फुटबॉल का टॉपिक बार्सिलोना पे ही होने वाला है। एंड हम लोग स्टार्ट एक गुंडोगन वाली सिचुएशन से करेंगे, एंड देन हम लोग मूव ऑन करेंगे कि क्या एक्चुअली में और लोगों की हालत चल रही है, क्या ट्रांसफर इस टाइम पे पॉसिबल है बार्सिलोना के, क्योंकि ये गुंडोगन वाली सिचुएशन हो गई है। पर्टिकुलरली इस सेगमेंट में हम लोग गुंडोगन की बात करेंगे, राइट। एंड इसमें हम लोग प्रॉपर्ली बात करेंगे कि क्या एक्चुअली में सिचुएशन थी जिसके चलते गुंडोगन गया अल्टीमेटली, देन क्या रीजंस थे उसके बेचने के लिए, क्या पॉजिटिव्स निकले उससे बार्सिलोना के, क्या नेगेटिव्स है बार्सिलोना के लिए, किसको ब्लेम करना चाहिए, कहाँ गुंडोगन जा रहा है फाइनली, राइट। इन सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे। सो स्टार्ट हम लोग इससे करते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। तो बार्सिलोना का जो पहला मैच ऑफ द सीजन था ला लीगा में, उसमें सरप्राइजिंगली गुंडोगन अवेलेबल नहीं था। एंड ये पूरी न्यूज़ निकल के आई कि वो उस टाइम पे इल था, जो कि आई थिंक टू सम एक्सटेंट सही भी थी। उस टाइम पे तबीयत ठीक नहीं थी उसकी प्रॉपर्ली, बट उस टाइम पे बस एक रूमर निकल के आया कि गुंडोगन, वन फुटबॉल ने निकाला था कि गुंडोगन हो सकता है छोड़ के चला जाए। एंड जब पहली बार मैंने वो चीज़ पढ़ी तो मेरे दिमाग में यही था कि अरे फालतू की चीज़ें हैं, अभी तो हांसी फ्लिक वगैरह सब लोग आके बोल रहे हैं कि नहीं वो तो रुकेगा ही रुकेगा। हांसी फ्लिक ने तो बोला था ये चीज़ यार कि वो रुकने वाला है, मेरे हिसाब से मेरी बात हो चुकी है, मेरे ओपिनियन में वो रुकने वाला है यहाँ पे। बट इफ़ यू लुक एट इट, वो पूरी स्टेटमेंट खुद इतनी डाइसी थी। अगर हांसी फ्लिक कह रहा है मेरे ओपिनियन में वो रुकने वाला है, अगर किसी को शॉर्ट शॉर्ट पता होता है नहीं, तो उसने खुद बोला भी था ना कि कुछ है चीज़ें गुंडोगन के साथ जो कि मैंने उससे बात भी करी है, बट वो कॉन्वर्सेशन हम दोनों के बीच में, एंड इन माय ओपिनियन ही इज स्टेइंग, ऐसे करके उसने बोला है। बट अल्टीमेटली जो पूरी ट्रुथ निकल के आई है वो ये थी कि बोर्ड ने उसे पुश आउट करा है। हाँ, वो खुद चाहता नहीं था छोड़ना। बेसिकली बोर्ड आपको इतना तंग कर दे कि फिर आप कहो कि भाई मैं जा ही रहा हूँ यहाँ से। तो कहने को तो आप ही ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में उसका कॉज क्या है, मतलब उसके पीछे का ना पूरा नरेटिव ऐसा बना देते। और ये पूरे लापोर्ता के टेन्योर में ये चीज बहुत बार हमने देखी है। जब मेसी को नहीं छोड़ा, हाँ, तो गुंडोगन क्या वो पूरी सिचुएशन ऐसी बना देगा कि प्लेयर को खुद गिल्टी लगेगा कि भाई मैं रुक जाऊंगा तो मेरे चक्कर में पूरा क्लब बर्बाद हो जाएगा। मेसी ने क्या कहा था भाई कि मेरे को लाने को लोग रेडी थे, पर मेरे चक्कर में हर कोई अपनी सैलरी काट रहा है, तो सबके दिल में, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ तो हो गई ना। हर कोई सैलरी काट रहा है और कई सारे यंगस्टर्स को सेल करना पड़ेगा। हाँ। प्लस कोई गारंटी भी नहीं है इस बात की, तो मैं किसी और क्लब को साइन ना करके हवा में रहूं और एंड मोमेंट पे बारसा बेल आउट कर जाए मेरे पे, जैसे इन लोगों ने 2021 में किया था। राइट। और उस टाइम पे लापोर्ता अपने साइड से क्या कमेंट दे रहा था कि हमने बहुत ट्राई करा मेसी को लाने का, लेकिन उसने चूज करा I'll make you an offer you can't refuse, जो उसने करा था पूरा गले मिलके। बहुत पैसिवली नैरेटिव चेंज करता है। हाँ। तो ये पूरी चीज निकल के आई, एंड आई डोंट थिंक
कोई लॉजिकल बार्सा फैन जो अंधा ना हो एक्चुअली में, उसे इस चीज़ से कुछ सरप्राइज हुआ होगा और वो कोई भी मतलब कुछ भी हेजिटेट करेगा कॉल आउट करने में इस बुलशिट को, जो कि इस बार फिर से हमें देखने को मिली लापोर्ता के अंडर। एंड पता है हम लोग अभी बात करेंगे कि इसके इकोनॉमिकली क्या फर्क पड़ेगा, क्या सेंस बनता कि नहीं बनता, शायद बने भी शायद ना भी बने, हाँ। वो बातें बात की है। बट एक जो कल्चर सेट इन हुआ है ना, और एक जो ट्रीटमेंट रहा है हमारे प्लेयर्स का, उस और ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि आप कहोगे क्या फर्क पड़ता है, पर ये बार्सा की आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा रेजोनेट करती हैं चीजें। आप बार्सा की हिस्ट्री पढ़ोगे भाई, वैल्वर्दे से पहले बार्सा की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक मैनेजर था जो कि सैक हुआ था, और उसके बाद देखो अभी पिछले 5 साल में क्या हुआ है। सिमिलरली बार्सा के जो लेजेंड्स थे, दे यूज्ड टू गेट द बेस्ट ऑफ द फेयरवेल्स। इनफैक्ट मैड्रिड को इस टाइम पे क्रिटिसाइज किया जाता था, राइट। और आज के टाइम पे देखो क्या चल रहा है। नहीं, प्लस इनका जो वो स्टेटमेंट थी, वो मेस क्लब जो भी करके था, मोर देन अ क्लब जो कहते थे, वो कहाँ रहा फिर? पूरा स्टेटमेंट ही आपने खराब कर दिया उस चीज को। और मैं तो ये भी नहीं कह रहा भाई अच्छे बुरी की बात नहीं है, बट दिस इज, आप किसी अपने एम्प्लॉय को ऐसे ट्रीट नहीं करते यार, और इतने रेगुलर बेसिस पर नहीं कर सकते। इतना टॉक्सिक कर दो कि एम्प्लॉय खुद ही बोले। हाँ, मतलब ये तो आप टॉर्चर कर रहे हो भाई एक तरीके से। ऑन अ फंडामेंटल लेवल आप बार्सिलोना की एसेंस को ही बीट कर दे रहे हो अगर आप ये सब हरकतें कर रहे हो। एंड हर एक फैन को इस चीज से अग्री करना चाहिए इन माय ओपिनियन। हाँ, इस चीज के वेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा नुकसान वो सब अभी हम बात करेंगे, बट ये पहला पॉइंट है, इस पर आई थिंक हम सबको मिलकर अग्री करना चाहिए। जो बंदा इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करता, आई थिंक दैट पर्सन रिक्वायर्स टू रीड द हिस्ट्री ऑफ बार्सिलोना एंड कैसा कल्चर रहा है क्लब के अंदर। हाँ, और ये वेजेस वाला पॉइंट पे तो हम लोग आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है वो भी इतना फ्लॉड है इस टाइम पे। बट सब लोग बार्सा फैंस कुछ खुश इसलिए थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि 34 साल का ये हो रहा है इस साल, अभी अक्टूबर में 34 साल का हो जाएगा। पिछले साल साइन करते पता नहीं था कि 33 साल का है। कि एक साल बाद 34 का हो जाएगा, पता नहीं था क्या। और प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने सोचा था स्टार्टिंग में कि इनको कुछ ट्रांसफर फी मिलेगी, तो कुछ पैसा ये लोग कमा पाएंगे क्योंकि गुंडोगन फ्री ट्रांसफर पाया था, तो अल्टीमेटली कुछ प्रॉफिट होगा। बट अल्टीमेटली इन लोगों ने फ्री ट्रांसफर पे जाने दिया उसे, क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ा। और उस पर भी आएंगे कि क्यों एग्जैक्टली बेचा इन लोगों ने, पर अल्टीमेटली आपका जो बस वो वेज कैप था ना, वो आपने खाली करा है। डील ऑफिशियल हो गई है। हाँ, हो गई, सिटी वाली हो गई। हाँ, तो कुछ ऐसा इन लोगों ने अलग से प्रॉफिट कमाया है नहीं उस पर, और क्यों इन लोगों ने बेचा अल्टीमेटली उसको भी क्लियर करते हैं इस टाइम पे। ये भी बता दो कि क्यों फ्री में बेचा है, मुझे भी नहीं पता। मैं बताता हूँ ना, वो यही था रीजन। पहली बात तो रीजन फॉर सेलिंग क्या थे इसके, पहला ये था, इसका एक्चुअली में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, ये दूसरा साल होता, 2025 में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता। बट इन लोगों ने एक उसमें क्लॉज ये रखा था कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अपीयरेंसेस इसको रखनी थी, जिसके चलते अगर उसने वो कंप्लीट कर लिया तो उसे एक एडिशनल ईयर मिल जाएगा, तो 2026 तक हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कि 2 साल में आपको 50 मैचेस खेलने। हाँ, उस क्लॉज में लिखा अगर आपने 50 मैच खेल लिए 2 साल के अंदर तो आपको ऑटोमेटिकली 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। हाँ, और वो भाई साहब ने पहले सीजन में ही कंप्लीट करवा लिया, तो उसका ऑलरेडी अभी 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट था। तो कायदे से ना अभी ये कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने टर्मिनेट करा है म्यूचुअली, उसके बाद वो गया सिटी, तो इसको कायदे से पैसा और मिलना चाहिए। तो कई लोग जो ये बात हमारे कमेंट्स में बोल रहे थे कि अगले साल उसको फ्री में देना पड़ता, इससे अच्छा इस साल दे दो, फायदेमंद है बार्सा के लिए। एक्चुअली इट इज रॉन्ग देन, क्योंकि अगले साल भी इट वुड नॉट हैव बीन हिज लास्ट ईयर नहीं होता। प्लस नहीं सॉरी, आई थिंक मैं नहीं होता ना, 26 में ही तो होता। अब अपीयरेंस तो उसने कर ली ना। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सेकेंड ईयर चल रहा है, और फिर प्लस एक साल का एक्सटेंशन, तो अगला साल लास्ट होता ना। ये सेकेंड ईयर होता 2025 तक, और फिर एक एक्सटेंशन होता तो 2026 में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता ना फिर। अच्छा, सेकेंड ईयर के एंड पे आप बेच सकते थे। हाँ, फिर 1 साल और खेल सकते आराम से, राइट। तो और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो पूरी आर्ग्यूमेंट ही चली गई ना कि अभी बेच देते ताकि पैसा मिल जाए। पैसा तो मिला ही नहीं, सिर्फ वेज के आप ही तो खाली हुआ, पैसा तो आपने कुछ कमाया ही नहीं उस पर। 2 आर्ग्यूमेंट चली गई, एक जो तुमने बोला, और दूसरे आर्ग्यूमेंट ये कि अगले साल बेचे तो फ्री में बेचना, फ्री में, हाँ, जो कि एनी भी बेचा है, बेचना पड़ा फ्री में। तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने टर्मिनेट करा, वो तो अच्छी बात है कि गुंडोगन अलग से पैसा नहीं मांग रहा, वरना पूरे कॉन्ट्रैक्ट को उन्हें पैसा देना पड़ता है गुंडोगन को। पर उसने ऐसा कुछ करा नहीं है, क्योंकि देन अगेन हम लोग ओवर द ईयर्स कितना हमने देख लिया यार, पिछले 4-5 साल में पीके, जॉर्डी अल्बा, मेसी, इन लोगों ने सब अपनी डेफर्ड वेजेस छोड़ के गए लोग। इन लोगों ने छोड़ी अपनी वेजेस, और तब ये क्लब इस हालत में। मेसी को तो पता नहीं कितने मिलियंस अभी भी वो है पेंडिंग है। हाँ, वो नहीं मिल रहे ना अब, पर वही मांग भी नहीं रहा, वही बात है। हाँ, नहीं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये सारे जितने लेजेंड्स इन लोगों ने हेल्प करी है बार्सिलोना की, पर इन सबका हक बनता, अगर चाहें तो लीगली सू कर सकते हैं। बर्बाद हो जाएगी बार्सा, कंगाल एकदम हो जाएगी अगर इन लोगों ने पैसे मांग लिए अपने।
जस्ट बिकॉज वो लेजेंड्स है, जबकि उनको ट्रीटमेंट भी कुछ खास नहीं मिला अल्टीमेट, तो भी वो नहीं मांग रहे हैं। मेसी, सुआरेज, सबको देख लो। सोचो मेसी का तो झगड़ा है यार इस प्रेसिडेंट से इस टाइम पे, वो नहीं मांग रहे इस टाइम पे पैसे, वो तो कंगाल कर दे से, टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है। हाँ, तो वो नहीं कर रहा तो बहुत बड़ी बात है। तो पहला पॉइंट ये था। सेकंड ये था, इसके पूरे कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज था कि सेकंड सीजन में इसकी सैलरी बढ़ने वाली थी। अभी तक 18 मिलियन थी, अब 20 मिलियन होने वाली थी। और 20 मिलियन मतलब भाई आप कैसे फ्री में पैसा लौटा रहे हो इस टाइम पे? 20 मिलियन आपने देने का सोचा कैसे? जो आपका क्रिटिसिज्म बार्टोमेओ के अंडर था, वही सेम गलती लापोर्ता भी कर रहा है टू सर्टेन एक्सटेंट। सबसे सरप्राइजिंग चीज ये लगी थी मुझे, 20 मिलियन इसका है, सेकंड हाईएस्ट अर्नर क्लब के अंदर लेवेंडोस्की जो कि 32 मिलियन है, एंड देन हाईएस्ट रेट डेयोंग जो कि 37 मिलियन है। अरे 37 मिलियन किस बात का दे रहे हो भाई? नहीं, तुमने कहा था ना वो पूरे टॉप 5 यूरोप, टॉप 5 लीग्स में जितना भी वो टॉप 5 जो भी आती लीग, उसके अंदर सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर जो है वो डेयोंग है इस टाइम पे। ये मैं विश्वास ही नहीं कर पाया था। मतलब ना एम्बापे ना विनीशियस, ये सब लोग उससे लेवेंडोस्की से भी कम कमा रहे हैं लोग, और डेयोंग 37 मिलियन में बैठा है, जो कि बंदा इतनी इंजरी होती है उससे रेगुलरली अवेलेबल भी नहीं रहता। ना उसमें उसकी गलती है या क्लब की गलती है या उसके जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहाँ पे उनकी गलती है, किसी को भी आप ब्लेम करो, बट द ट्रूथ इज कि वो अवेलेबल नहीं रहता उस लेवल पे या उस लेवल पे परफॉर्म नहीं करता। तो 37 मिलियन किस बात का दे रहे हो? जो 4th हाईएस्ट अर्नर है, कैन यू इवन गेस कौन है? कोई ऐसे होगा 4-5 मिलियन कमाने वाला? नहीं 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 नहीं, तो? पैसे तो 14 मिलियन मिल रहे हैं। 14 मिलियन रफीनिया? सोच ही नहीं सकते। वितौरो की? नहीं, अंसु फाटी। क्या? 14 मिलियन मिल रहे हैं अंसु फाटी को इस टाइम पे। रफीनिया वगैरह 12 मिलियन के आसपास कमा रहे हैं भाई। मतलब किस हद तक इन लोगों ने ओवर पे कर रखा है। ऐसा भी नहीं भाई अंसु फाटी आपने किसी और से साइन कराओ कि आपको कुछ ल्योर करने के लिए वेजेस देने पड़े, ये तो आपका खुद का प्लेयर है यार, उसके बाद आपने इतने दे रखे हैं। तो बस ये चीज़ एक्सपोज करनी है मुझे इसके थ्रू कि लापोर्ता जो बोल रहा है इस पूरे सेगमेंट के थ्रू, पहली बात तो उस पर ट्रस्ट मत करो। प्लस ये जो पूरी नरेटिव बन गया ना कि लापोर्ता ने हमें आके बचा लिया, क्या बचाया? पहली बात तो एग्जैक्टली मैं कुछ हद तक अग्री करता हूँ, कुछ बहुत टफ कॉल उसने लिए, कुछ लेवर्स उसने यूज करे, बट उसने काफी कुछ बर्बाद भी करा है एंड वो लोग एक्नॉलेज नहीं करते। प्लस मुझे लगता है यार मेसी को गए हुए वो ट्रांजिशन था पूरा 1920 का जब वो गया था, अब वो 2021 में तो पीएसजी चला गया था ना, वो 2020 में चला गया था, 2021 में गया था 20 सीजन खेलने के बाद। तो मतलब अब 3-4 साल होने वाले इस बात को, और ट्रांजिशन नहीं है। वो मेसी के भी आखिरी 1-2 साल में ट्रांजिशन ही चल रहा था, राइट। वो 18-19 सीजन के बाद था कि अब चलो निकलो भाई, तब से वो ट्रांजिशन चल रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा। प्लस ये जो इसने सो कॉल्ड यंग टीम बनाई है लापोर्ता ने, ये भी मुझे इतना फ्लॉड लगता है एक्चुअली में, क्योंकि हम जितने भी यंग प्लेयर्स का नाम ले इस टाइम पे, हम पेड्री का नाम ले सकते हैं, गावी का नाम ले सकते हैं, फर्मीन लोपेस का नाम ले सकते हैं, यमाल का ले सकते हैं, कुबार्सी ले सकते हैं, इसमें आधे से ज्यादा लामासिया के प्लेयर्स हैं। तो वो तो आपको इधर में मिल ही जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपने अलग से कुछ करा उसमें। और उसमें काफी बड़ा क्रेडिट चावी का है। प्लस मतलब मुझे यही लगता है कि अगर आपने यंग प्लेयर साइन करे होते, जैसे रियल मैड्रिड ने चुआमेनी, वाल्वर्दे, कामाविंगा ये सब साइन करे थे, और उसके बाद आप कहते हैं कि हमने एक यंग टीम बना ली है इन्वेस्ट करके, जो कि हमें अगले 10 साल तक प्रोवाइड करेगी, तो मुझे समझ में आता है कि भाई गजब इन्वेस्टमेंट। बेसिकली लॉजिक ये है कि आपको एक यंग टैलेंट स्काउट करना अपनी खुद की एकेडमी में, एज अपोज टू पूरी दुनिया में अलग अलग लीग्स में जाके स्काउट करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। और उसमें इन्वेस्टमेंट है, पैसा आपको देना पड़े, ये तो आपका होम ग्रोन टैलेंट है। तो अगर आप प्रेसिडेंट नहीं होते, कोई और होता, तो ये तो प्लेयर उसके अंडर भी आ जाता, इसमें तो प्रॉब्लम होती नहीं। तो इसमें आपने एक्स्ट्रा क्या करा आपने, तो मुझे लगता है ये चीज़ फ्लॉड है। सेकेंडली जो वेज कैप वाली पॉइंट है वो इसलिए बार्सा के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत बड़ा इशू आएगा। देन अगेन अगर वो अब तो चलो अगर नहीं है, अब तो गुंडोगन जा चुका है, तो ये जो 20 मिलियन है इसके लालिगा के रूल्स के हिसाब से इसका 70% जो होता है वो आपका वेज कैप जो है वो खाली कर देता है। बेसिकली 20 मिलियन का 70% 14 मिलियन होता है। सो 14 मिलियन क्यों नहीं होगा खाली, कुछ है उनका अलग रूल है लालिगा का, तो वो 14 मिलियन खाली हो जाएगा। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी आपको ओल्मो को रजिस्टर करना है एंड देन आपको एक और साइनिंग करनी है, जो कि डेको से अभी पूछा गया था कि क्या एक और साइनिंग होगी, तो उसने कहा कि अगर ये फाइनेंशियल रूल्स हमें अलाउ करते हैं तो हम एक और साइनिंग कर पाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली किसी विंगर की साइनिंग होने वाली है। पर मतलब ये पूरा जो ड्रामा करना पड़ा आपको, वो इसलिए मेजरली करना पड़ा कि आपको एक नई साइनिंग लानी है और आपने ऑलरेडी एक साइनिंग कर ली, उसको आपको रजिस्टर करना है। उसके चक्कर में आपने अपने प्रॉब्ली वन ऑफ द लास्ट सीजन के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स को आपको हटाना पड़ा इस तरीके से,
बेशर्मी से। क्या तुम कहे थे कुछ कि वो कितने असिस्ट थे उसके? टॉप असिस्ट 14 असिस्ट थे लास्ट सीजन, टॉप असिस्टर था, वन ऑफ द मोस्ट क्लच प्लेयर्स था बार्सिलोना का लास्ट सीजन। एंड बार्सिलोना में गुंडोगान को लाने का पर्पस ही ये था, कोई बंदा पलट नहीं सकता। सब उस टाइम पे खुश थे कि एक ऐसा बंदा जो कि ट्रेबल जीत के आ रहा है, वो मेंटालिटी और वो लेवल लेके आएगा बार्सा में कि भाई मीडियोक्रिटी से खुश मत रहो। एंड एज यू सेड उस टॉप असिस्टर था भाई, टीम टॉप असिस्टर था। कितनी बार उसने वो जो स्टेटमेंट दिया था निकल के रियल मैड्रिड का, उसने दिया था कि आई एम सरप्राइज कि लोग ज्यादा दुखी नहीं थे ड्रेसिंग रूम में, वो चीज सही थी। अराहू वाला जो उसने स्टेटमेंट दिया जिसके चक्कर में भाई अराहू तू कितने साल का है यार, क्या जीता अपने करियर में, और वो आके अपने गुंडोगन को बोल रहा था। मतलब वो बेसिकली जो पूरा सीनियोरिटी और जो छोटे प्लेयर्स होते हैं उनके बीच में वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है इस टाइम पे, जिसके चक्कर में ओपनली लोगों ने झगड़ा कर लिया सॉर्ट ऑफ, और गुंडोगन को अल्टीमेटली आके बोलना पड़ा कि वैसा मीन नहीं कर रहा था मैं उस चीज को। तो वो पूरी चीज आई थिंक गुंडोगन भी फेड अप था इस चीज से, बट भाई वो ओपनली आके इस चीज को बोलना नहीं चाह रहा था। एंड इसलिए मुझे लगता है कि जो भी ड्रामा हुआ इस पे, मतलब बोर्ड को आप जितनी गाली दो उतनी कम होगा। जब तक आपका प्लेयर जो कि आपकी टीम में है आप उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तब तक आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं किसी और प्लेयर को ला पाऊं। भाई एग्जिस्टिंग बेस को अगर आप खुश नहीं रख पा रहे, कंपनीज में भी तो हम कॉर्पोरेशंस में ही तो देखते हैं, बार्सिलोना एफसी बार्सिलोना एक कॉर्पोरेशन ही है एट द एंड ऑफ द डे। अब अपने एम्प्लॉयज को अगर रिटेन नहीं कर पा रहे, उनको खुश नहीं रख पा रहे, तो उस चक्कर में आपको बार बार नई हायरिंग करनी पड़ेगी। अब उनमें आप दोबारा इन्वेस्टमेंट करोगे उनको सिखाने का कि क्या काम है, कैसे बढ़ते हैं आगे, वो प्रोसेस फिर कुछ टाइम वो रुके, फिर उनको दोबारा उन्होंने छोड़ दिया, तो आप एक लूप में फंसो, आप प्रोग्रेस कैसे करोगे ऊपर? और किस मुंह से आपने ओल्मो के लिए 60 मिलियन दिए और फिर सब बार्सा फैंस बोलेंगे नहीं यार उसकी सैलरी बहुत ज्यादा थी, तो क्यों रखी कॉन्ट्रैक्ट में? पहले ही बोल देते ना नहीं रखेंगे, रखना ही क्यों पड़ा आपको ये चीज? पहले ही सच बोल देते। ये झूठ गैस लाइटिंग क्यों हो रही है भाई प्लेयर्स की? हम बोल कुछ रहे अल्टीमेटली हो कुछ और जा रहा है, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। भाई प्लेयर छोड़ो, चावी के साथ क्या हुआ है? हाँ मतलब तो रुक जा, अच्छा अब तू निकल यहाँ से। ये चीज सिर्फ, ये और सरप्राइजिंग है, ये चीज सिर्फ प्लेयर्स के साथ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये मैनेजर्स के साथ हो रही है। कल को 1-2 साल बाद ये हांसी फ्लिप पे पलट जाएगा यार ये आदमी कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कुछ कोई सरप्राइज भी नहीं होगा इस चीज से। तो इस चीज को आई होप लापोर्ता ठीक करता है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता होने वाली अभी इस टाइम पे, नियर फ्यूचर तो नहीं होने वाली। हाँ, और मुझे लगता है वही है ना कि लापोर्ता है भी एकदम वो पॉलिटिशियन ही है इस टाइम पे, जो बोलेगा उसका उल्टा ही होने वाला है। एंड मतलब मुझे बस ये लगता है कि ये बार्सा फैंस जो है वो समटाइम्स, नॉट ऑल बार्सा फैंस, आई थिंक काफ़ी लोगों ने इस बुलशिट को कॉल आउट करने लग गए हैं, स्पेसिफिकली आफ्टर दिस आई थिंक, क्योंकि बहुत ओपनली चीज़ निकल के आ गई थी। मेसी वाले के अंदर वो लोग काफ़ी, कुछ लोग इमोशनली घुसे हुए थे, कुछ लोग सोचते थे नहीं यार, कुछ लोग ऐसे हो गए थे जो सॉर्ट ऑफ वो बार्सा फैंस कहते हैं कि नहीं मेसी जाएगा तो ही अच्छा होगा हमारे क्लब के लिए। कुछ लोग उस गैंग में थे, कुछ लोग एकदम इमोशनल थे, तो वो मिडिल ग्राउंड कोई फाइंड ही नहीं कर पा रहा था। बट अब ओवर द ईयर जब ये रेगुलरली होती जा रही है, चावी के साथ हुआ, उसमें प्लेयर्स का, उसमें फैंस का काफी सेंटिमेंट हर्ट हुआ। आई थिंक चावी वाला एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे कुछ लोगों को रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में क्या बकवास चल रही है। अब गुंडोगन के साथ भी हो गया। तो ये चीजें जब तक होती रहेंगी तब तक आई थिंक इसके नेगेटिव्स भी होंगे, बट बिफोर दैट चलो नेगेटिव्स ही डिस्कस कर लेते हैं। पहले नेगेटिव इसका आई थिंक सबसे बड़ा ये है कि ये इनकी जो गुडविल है बार्सा की, इस पर बहुत गंदा डैमेज होगा इससे, क्योंकि एक बंदा ट्रेबल जीत के आया था, सिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स था, आके आपके क्लब का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहा, रेगुलरली ऑन द बिग स्टेज उसने डिलीवर करा, मैड्रिड के अगेंस्ट भी उसने असिस्ट दिए, उसके बाद आपने उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करा। तो आई थिंक कोई भी एक बड़ा प्लेयर होगा तो मेरे दिमाग में एटलीस्ट एक बार ये थॉट तो आएगा ही आएगा कि ये जो चल रहा है ये स्टेबल क्लब नहीं है इस टाइम पे, और हो सकता है कि मैं जाऊं, मैं परफॉर्म भी करूं और एंड में मेरे पे ही बात आ जाए कि इसकी वजह से हम लोग हारे, और उसमें पूरा बोर्ड इन्वॉल्व होगा। ये जो पूरी न्यूज़ निकल के आई थी कि गुंडोगन खुद चाहता है छोड़ना, ये बोर्ड नहीं निकलवाई थी भाई, ये खुद ऐसी निकल के नहीं आई थी न्यूज़। और मेन बात यही है, हम बार्टिमो के टाइम पे बोलते थे कि ये लोग आउटसाइड मार्केटिंग एजेंसीज को, पब्लिकेशन एजेंसीज को पैसे देते थे कि अपने ही प्लेयर्स के बारे में उल्टा सीधा लिखो। अब लपोर्ता भी तो वही हरकत कर रहा है। हाँ, जानबूझ के ऐसी न्यूज़ फैलाई कि चावी जो है उसके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब वो रुक रहा है, अब उसको फिर बोल दिया कि बाहर निकल। राइट। गुंडोगन सोच भी नहीं रहा निकलने का, जबरदस्ती न्यूज़ फैला रहे हो कि वो छोड़ रहा है, उसको निकाला जा रहा है, वो खुद निकलना चाहता है। ऐसे में इंसान क्यों नहीं इरिटेट होगा और फिर क्यों नहीं छोड़ना चाहेगा क्लब को? राइट। मैं पता मेन प्रॉब्लम क्या है, मैं एक बारी को मान भी सकता हूँ कि गुंडोगन छोड़ना चाहता है क्लब को, या फिर बार्सिलोना को छुड़वाना पड़ेगा। उसको भी करने का एक रिस्पेक्टफुल तरीका होता है। पहली बात तो छुड़वाई क्यों रहे वो गलत है,
कर भी रहे हो तो एक रिस्पेक्टफुली तरीके से कर लेते, वो भी नहीं कर रहे हो आप, तो फिर आप कैसे ही आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो सिचुएशन में। एंड आई थिंक अल्टीमेटली जो सेकंड पॉइंट रहेगा नेगेटिव में वो यही रहेगा मेरा कि ये लोग एक बहुत कीमती प्लेयर जाने दे रहे हैं जो कि मेंटालिटी वाइज एकदम टॉप क्लब का था, जिसको यंगस्टर्स में इनकलकेट करने की बहुत ज़रूरत थी, एंड सेकेंडली जो कि डिलीवर भी करता था बिग स्टेज पे। बट जो पॉजिटिव्स है बहुत, मतलब कुछ पॉजिटिव्स आप कह सकते हो, बट आई थिंक एक ओवरऑल जो नेट होता है वो नेगेटिव ही जाएगा मेरे लिए इसके लिए। बट पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं? पहली बात यह है कि गुंडोगन जिस पोजीशन पे खेलता था, अगर आप मतलब आई थिंक वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि खेल सकते हैं, मिडफील्ड सरप्लस है, बहुत ज़्यादा सरप्लस है, एंड आई थिंक इसलिए इन लोगों ने चूज़ भी ऐसा प्लेयर करा जो कि वेजेस आई थी जिसकी, और जिसके ऑलरेडी रिप्लेसमेंट बहुत सारे थे। ये डैनी ओल्मो वगैरह जो आए ये लोग भी यहाँ पे खेल सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इनके शूज़ को फिल करने के लिए इन टर्म्स ऑफ कि कोई और प्लेयर आके परफॉर्म करे वहाँ पे। एंड सेकेंडली आई थिंक इसके चक्कर में एक जो ऐसी पोजीशन थी जहाँ पे इन्हें बहुत ज़रूरत थी एक प्लेयर लाने की, वो था लेफ्ट विंग। नाउ ऐसी न्यूज़ तो आई है कि ये लोग इसके चक्कर में जो फंड्स आए हैं उससे ये लोग एक लेफ्ट विंगर लेने वाले हैं, तो आई थिंक वहाँ पे एक हेल्प हो सकती है बार्सा के एक ओवरऑल टीम स्ट्रक्चर को ज़्यादा बैलेंस करने में। तो आई थिंक भाई ये सेगमेंट तो हमने कर लिया कवर कि गुंडोगान के जाने से कितने नुकसान है कितने फायदे हैं। आई थिंक नेट नेगेटिव ही है, हाँ, सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, लेकिन जो कल्चर है बार्सा का, जो गुडविल है बार्सा की मार्केट में, सब अगर फैक्टर्स को लिया जाए इन अकाउंट तो नेट नेगेटिव ही है। बट इसके चलते हुए जो पैसे आ रहे हैं गुंडोगान की सेल से, पैसे भी क्या ही आना, फ्री में जा रहा है बेसिकली, वेजेस जो खाली हो रहे हैं। अब आप उसके थ्रू किन प्लेयर्स को साइन कर सकते हो, अब इस सेगमेंट में हमें ये बातें करनी है। हाँ, व्हाट नेक्स्ट, कौन सी साइनिंग आ रही है बार्सा में? इस सेगमेंट का स्टार्ट मैं इससे करूंगा क्योंकि कुछ रूमर्स है स्टार्टिंग में। एक था कि गुंडोगान जाएगा और कैंसेलो स्वैप हो जाएगा, तो कैंसेलो आ जाएगा। एक न्यूज़ निकल के आई थी जो कि आई थिंक सबसे फनी न्यूज़ थी, वो ये थी कि बार्सा डेको वो सिटी के पास गया, उसने कहा भाई गुंडोगान और रोड्री के बीच में स्वैप डील कर लेते हैं, और सिटी ने इंस्टेंटली उसे रिजेक्ट करा और कहा कि भाई पहले जो फरान टोरेस के तुमने पैसे नहीं दिए तुम पहले वो दो 31 अगस्त से पहले, वरना हम तुम पे लीगल चार्जेस फाइन करेंगे। भाई वो तो इतना फनी था, और मतलब मेरे सारे दोस्त ये कह रहे थे कि भाई मतलब एक सेन माइंड में तो आदमी ये प्रपोजल रख नहीं सकता। 34 गुंडोगान जिसको बार्सा ने, सिटी ने जाने दिया फ्री में, आप कह रहे हो कि भाई तू ये वापस ले और अपना जो बेस्ट प्लेयर है जो कि अभी पोटेंशियल बैलन डोर विनर है, तू मुझे वो दे दे। मतलब और अल्टीमेटली वो हो गया कि वो शायद पैरोडी अकाउंट ने डाला था, बट ये न्यूज़ इन इटसेल्फ इतनी ज़्यादा फनी थी कि एक्चुअली में हंसी आ जाती ना जिस चीज़ को पढ़ के, वैसे टाइप का था कि कितना हाई हो सकता है कि उसने ये चीज़ एक्चुअली प्रपोज भी करी हो। बहुत फालतू चीज़ थी। बट मूविंग ऑन, जो लेफ्ट विंगर्स की हमने बात करी, यहाँ पे कौन से लेफ्ट विंगर्स हैं जो कि एक्चुअली में आ सकते हैं? कैंसेलो वाला का क्या हो रहा है फिर? नहीं हो रहा ना, अब तो डील हो गई सिटी की फाइनलाइज और कैंसेलो नहीं आ रहा। सो लेफ्ट विंग पे पहला जो प्लेयर है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी आने की, दैट इज फेडरिको किएजा। एंड किएजा का सबसे अच्छी बात यह है कि यूवेंटस उसको सिर्फ 14 मिलियन में जाने को रेडी है। ऐसा भी नहीं है कि अल्टीमेटली यूवेंटस में रुकेगा, क्योंकि थियागो मोटा ने ओपनली आके चीज़ बोल दी है कि वो ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, वो अल्टीमेटली जाएगा ही जाएगा। एंड वही है कि न्यूज़ आ गई है कि बार्सा स्पेकुलेट कर रही है कि हम लोग साइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसकी जो वेजेस है वो भी सिर्फ 6 मिलियन के अराउंड है। तो मान लो आपको लेना भी है उससे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या 8 कर दोगे, तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। गैप है अभी, बहुत ज़्यादा गैप है आपके पास। होपफुली आप ओल्मो को भी बहुत ज़्यादा वेजेस ना दो। तो आई थिंक किएजा की साइनिंग एक्चुअली मेक सेंस। एक वो लेफ्ट विंग पे ऑप्शन भी प्रोवाइड करेगा, राइट फुटेड है तो कट इन करके शूट भी ले सकता है। नाउ लोग कह सकते हैं कि इंजरी प्रोन है, ACL के बाद एकदम उस लेवल का नहीं है, या लेफ्ट विंग पे अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं जो कि इतने सस्ते मिल जाए। अब तो मुझे लगता है निको विलियम्स तो आ भी नहीं पाता भाई। हाँ राइट जितना, हाँ एग्जैक्टली। तो आई थिंक किएजा को ले आते हैं तो ये लोग सिर्फ एक अच्छा साइड ये इस पूरे ट्रांसफर का कि बहुत चीप है। तो अगर एक गैम्बल आप ले भी रहे हो तो वो काफ़ी चीप गैम्बल ले रहे हो, जो कि अगर करता है नहीं भी वर्कआउट करता है तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। एंड किएजा आई थिंक फिट इन कर लेगा। मतलब जितने भी लोगों ने, आई थिंक मोस्टली लोगों ने तभी देखा था किएजा को, या तो वो यूरो में खेलते हुए देखते हैं जब वो अपने प्राइम पे होता है, या फिर उन लोगों ने तब देखा था जब रोनाल्डो यूवेंटस में था। एंड उसमें भी जो 3rd सीजन था उसका, उसमें बिग मैचेस में किएजा ज्यादा शाइन करा था रोनाल्डो से। आई थिंक वो उसका ब्रेकआउट सीजन था, हमने पहले भी डिस्कस किया। हाँ, और काफी अच्छा खेला था यार उस पूरे सीजन में। तब से ये बातें चल रही थी किसी बिग क्लब में जाएगा। नाउ फाइनली वो मोमेंट आया है।
तो आई थिंक एक इतना चीप गैम्बल लेना बार्सिलोना अफोर्ड कर सकती है। हाँ, और अगर लेती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक एक्चुअली में चांसेस हैं कि ये चीज अच्छी वर्कआउट कर जाए बार्सिलोना। मेन बात तुमने वो सही कही कि ये गैम्बल है लेकिन बहुत चीप है। तो अगर तुम गुंडोगान जैसे बंदे को 1 साल के बाद निकाल सकते हो तो तुम किए जैसे बंदे को तो निकाल ही सकते हो, आई एम प्रीटी श्योर। हाँ, एंड वेजेस पे अगर मेन बात अभी पता है क्या है, मेन बात ट्रांसफर फी की नहीं है, मेन बात है वेज बिल में फिट हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो। अगर आप वो फिट कर लो ना तो फिर आई थिंक ट्रांसफर वैल्यू इज सेकेंडरी, गिवन कि 100 मिलियन का बंदा ना ले रहे हो। तो अगर आप वेज बिल में ले जा रहे हो, मतलब 14 मिलियन का गैप अगर आप ले पा रहे हो विद गुंडोगान सेल, उसमें आप 6-7 मिलियन जो अगर आप केजा को दे रहे हो, नहीं फिट होता तो बेच देना अगले साल, कोई सीन है नहीं। एंड शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लो। राइट। एंड एक और प्लेयर जो भी बहुत ज़्यादा हैविली साइंड था, बहुत ही ज़्यादा हैविली लिंक था बारसा से, वो था कोमान। अभी बायर्न वाला जो है, किंग्सली कोमान। एंड मतलब आई थिंक उसमें ना प्रॉब्लम ये है, क्योंकि सब लोग कहते हैं हांसी फ्लिक चाहता है कोमान लाना। कोमान इस टाइम पे बायर्न में 17 मिलियन की सैलरी पे है। पॉसिबल तो वो इधर वे पॉसिबल नहीं होगा। प्लस उसका इंजरी रिकॉर्ड भी खराब है। नाउ पीपल विल से नहीं, इंजरी रिकॉर्ड तो भाई केजा का भी खराब है, बट केजा सस्ता है ना। पूरा चीज ही वही है इस चीज की कि आपको सबसे सस्ते में सस्ता में कौन सा प्लेयर ऐसा आ सकता है जो कि गैम्बल होगा ही होगा। शायद इंजरी रिकॉर्ड उतना अच्छा ना हो उसका, बट उसके बाद भी वो बंदा हो सकता है डिलीवर कर दे। तो वो बस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बात होगी। तो इसलिए आई थिंक कोमन के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए इस टाइम पे। केजा एक्चुअली वो प्लेयर है जो कि आके परफॉर्म कर सकता है। एक वो बिग मैच वाला जो आप कहते हो, वो आई थिंक सो केजा के अंदर है वो चीज़, जितना भी देखा है उसको। तो केजा बहुत आराम से एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। एंड जो तीसरा प्लेयर है जो कि मतलब अगेन भाई विजुअल थिंकिंग हमें देखने को मिल रही है, वो पूरी न्यूज़ ये निकल के आई है कि लापोर्ता बहुत टाइम से फैन है राफेल लियाओ का, एंड वो चाहता है राफेल लियाओ आ जाए। उसकी आस्किंग प्राइस मिलान ने 90 से 100 मिलियन रखी है। तो मतलब वो तो आप सपनों में भी मत सोचो भाई कि आप ला सकते हो राफेल लियाओ को। एंड ये भी न्यूज़ आई कि वो बहुत ज़्यादा कीन है भी नहीं एसी मिलान बेचने को। तो अगर वो डील करते भी है तो हो सकता है 100 मिलियन के ऊपर ही निकल जाए, जो कि अगर निकलेगी तो आई डोंट थिंक कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी हो किसी को कि राफेल लियाओ की प्राइस बहुत बड़ा एसेट है, प्लस बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है फ्यूचर में जाके। तो इसलिए आई थिंक जो एक बहुत रियलिस्टिक ऑप्शन है इस टाइम पे बार्सिलोना के लिए, वो सिर्फ किएजा है लेफ्ट विंग पे, एंड उसके साथ ही जाते तो ठीक रहेगा। नाउ मूविंग ऑन, एक और प्लेयर है हमें जिसकी बात करनी है फाइनली, एंड उसके साथ भी भाई जो हरकत हो रही है इट इज़ एक्चुअली शेमफुल, वो है वितोर रॉकी। एंड वितोर रॉकी को हमने कुछ पॉडकास्ट पहले डिस्कस करा था, बट अभी उसकी निकल के आई है कि वो बारसा बोर्ड के साथ बैठेगा मीटिंग में और डिसाइड करेगा उसे जाना है नहीं जाना, जो कि मोस्ट लाइकली यही है कि वो जाएगा। बारसा भी चाह रही है कि वो अल्टीमेटली निकल जाए भाई साहब। 30 मिलियन प्लस आई थिंक 20 मिलियन समथिंग एड ऑन्स में वो लेके आए थे वितोर रॉकी को। एंड इस टाइम पे स्पोर्टिंग ने डील डाली है 30 मिलियन इंक्लूडिंग एड ऑन्स। तो अल्टीमेटली आप बेचोगे तो उसे लॉस पे। एंड एक और ऑप्शन है रियल बेटिस का है ला लीगा में, वो कह रही है कि हम लोन पे दे दो 1 सीजन, बट वितोर रॉकी नहीं चाहता। वो कह रहा है मैं बारसा छोड़ के जाऊंगा तो फिर मैं परमानेंट पे ही जाऊंगा, मैं लोन पे नहीं जाने वाला, विच अगेन मीन्स कि काफ़ी फेडअप है वो। कितना फेडअप होगा। तो आई थिंक मोस्ट लाइकली स्पोर्टिंग वाली डील ही होगी। बट ये जो पूरा ड्रामा आप करते रहते हो, ये तेबास से नहीं करने दिया, किसी और को फेवर करा जा रहा है, फाइनेंशियल रूल्स हमें अलाउ नहीं कर रहे, भाई ऐसी डील करोगे तो फिर कैसे ही अलाउ करेंगे। और मैं तो कहूँगा इसमें सिर्फ मैं लपोर्ता को कॉल आउट भी नहीं करूंगा, इसमें तो चावी को भी कॉल आउट करना चाहिए। जो ट्रीटमेंट बात नहीं कर रहा था भाई प्लेयर से, मतलब 18-19 साल का बच्चा है, तुम उससे बात तक नहीं कर रहे भाई, कैसा ट्रीटमेंट है ये। एंड उसके एजेंट ने ये चीज़ आके खुली बोल दी थी भाई, तो मतलब वो सच तो थी। बट मुझे अल्टीमेटली यही लगता है इस पूरे ड्रामा से, वितोर रॉकी का स्पेसिफिकली भाई, मतलब ये जो पूरा इतने साल से ड्रामा चलता आ रहा है, ये कब खत्म होगा भाई। जो बार्तोमो के अंडर हमें फालतू की साइनिंग देखने को मिली, हाँ वो फालतू की साइनिंग थी एंड काफ़ी महंगे मिली उन लोगों ने, बट एक क्रेडिट मैं इस चीज़ का दूंगा कि जो साइनिंग्स लाए थे ये लोग, उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे सक्सीड होने के। वो अनफॉर्चुनेटली मतलब कुछ लक फैक्टर भी था कि वो नहीं हो पाया अल्टीमेटली। वो ग्रीजमैन वाली साइनिंग जो थी, कुटिन्यो वाली साइनिंग जो थी, वो अल्टीमेटली वर्कआउट नहीं कर पाई ना। उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी बारसा को, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सब सेम प्रोफाइल के प्लेयर्स डाल दिए थे मेसी जैसे, तो उसमें आप कॉल आउट कर सकते हो। बट अगर कुटिन्यो आ रहा है या ग्रीजमैन आ रहा है तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई कुछ ना कुछ करके वर्कआउट कर जाएगा, उस लेवल के प्लेयर्स हैं। यहाँ पे आपने वितोर रॉकी के लिए इतना पैसा दिया और 30 मिलियन में आप जाने दे रहे हो, तो मतलब लॉस तो आपने इनकर करा ही करा।
तो आपने क्या सोच के पहली बात ये साइनिंग करी थी? ये फेरान टोरेस, फ्रेंकी डियोंग, ये सब जो प्लेयर जो कि इतनी हाई सैलरी पे है, ये लोग अभी तक क्यों रुके हुए हैं? फेरान टोरेस तो मतलब बेयरली देखने को मिलता है भाई, आता भी है तो लास्ट के 20-25 मिनट के लिए आता है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा एसेट तो है नहीं। तो इन सब प्लेयर्स को आप क्यों नहीं जाने दे रहे? अल्टीमेटली आपने गुंडोगान को क्यों जाने दिया? वितोर रोकी के साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है? इस सबके पीछे चावी की वो प्रॉब्लम थी वितोर रोकी से, बट इन जनरल अगर हम सबको लेके चले, लापोर्ता पूरा बोर्ड पे लापोर्ता एंड डेको दोनों, इन लोगों ने जैसी डील्स करी है, जैसे गैसलाइट करा है प्लेयर्स को। भाई वितोर रोकी को तो मतलब वो था कि आंसर टू एंड्रिक, लेके आ रहे हैं तो हम ला रहे हैं वितोर रोकी। वो बेचारे को मिनट्स ही नहीं मिल रहे यार, खेल ही नहीं पा रहा बेचारा। अपना मिड सीजन छोड़ के आया था क्लब यहाँ पे। हाँ, ये सबसे बड़ी बेवकूफी यही थी कि अगर तुम्हें खिलाना ही नहीं था तो तुमने काहे कहा कि भाई तुम आधा सीजन छोड़ के आओ हमारे पास, हमें अभी नीड है आपकी। बोला ही क्यों जब नहीं खिलाना था? तो उसका पूरा वो आधा महीना बर्बाद करा जिसमें वो काफी अच्छे फॉर्म से होके आ रहा था। उसके बाद ये खिलाना छोड़ो, बात तक नहीं कर रहे यार। मेन प्रॉब्लम वही है, खिलाना समझ में आता है, कई बार फिट नहीं बैठता आदमी, पर एटलीस्ट उसको कम्युनिकेट करके प्लान के अंदर तो रखो, उसको इन्वॉल्व तो फील कराओ। अल्टीमेटली आदमी फेडअप इन्हीं चीजों से तो होता है। गुंडोगान भी फेडअप किन चीजों से है? जो ऑफ द फील्ड जो ड्रामा चला है, फेक न्यूज फैलाना, वही चीज है बारसा में सही नहीं है इस वक्त। एंड वही एज यू सेड कि ये चीज आई डोंट थिंक अभी आसपास में कोई ऐसा टाइम है जहाँ पे चीज ठीक होगी। ये अभी ऐसा ही चलता रहेगा। एंड मुझे बस ये देखना है कि इसके क्या एग्जैक्टली इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं, क्योंकि सिटी के साथ उसको तो बड़े आराम से ले लिया भाई उनने। सिटी में भी उसका फिट बैठ गया भाई गुंडोगान का। तो अभी अल्वारेज गया था, वो लोग गुंडोगान वापस ले आए, मिडफील्ड उनकी वापस स्टैक हो गई, ये अगेन ट्रेवल के लिए जा सकते हैं लोग। फ्री में है ना, कुछ टीम चेंज हुई हो ना कुछ टैक्टिक्स चेंज हुए, वो तो आके तुरंत फिट बैठेगा, स्टार्टर बन जाएगा वो। तो तुम्हें लगता है तुमने जो पेल प्रेडिक्शन कही थी कि आर्सेनल जीतेगी, अब चेंज कर रहे हो तुम? मैं जाऊंगा तो अभी भी आर्सेनल के साथ भाई, इतनी जल्दी चेंज नहीं करूंगा मैं, अभी तो एक ही मैच डे हुआ है। बट स्टिल मतलब वो सिटी स्ट्रॉन्ग तो हुई है उससे, तो वो चीज़ तो रहेगी। तक क्लच प्लेयर उन्हें वापस मिल गया। बट ओवरऑल आई थिंक बारसा का ना पूरा पॉइंट ये है कि इन लोगों ने गुंडोगान जाने तो दिया, और इसमें बहुत बड़ा मुझे ये भी लगता है कि अगर ये लोग कोई और साइनिंग ना करते ना इसके चक्कर में, तो इन्हें फैन से बहुत गालियां पड़ती और उसके चक्कर में इन पे ब्लेम जाता। तो ये वो भी नहीं चाहते थे। तो ये तुम कह रहे हो कि मतलब गुंडोगान जाएगा तो ये कंपलसरी कि अब ये लोग साइनिंग करेंगे? आई थिंक करेंगे अब ये लोग, कोई ना कोई साइनिंग तो करेंगे। अगर इन्हें साइनिंग नहीं करी तो फिर ये मतलब अगर कोई दिख गया ना लापोर्ता डेको बाहर चलते हुए बारसा की स्ट्रीट्स पे, तो ये तो पेल ही देंगे सब लोग जाके। बहुत अनलाइकली मुझे लगता है कि गुंडोगान गया है, वितोर रोकी भी अब जाने वाला है, और अभी कोई साइनिंग नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मतलब वो पूरी फिनिश स्टेट में है भाई इस टाइम पे। एंड क्योंकि एज अ राइवल ऑल्सो मैड्रिड फैन आप कह सकते हो कि आप चाहते तो हो ना कि कंपटीशन मिले, तो आई होप कि वो चीज़ मिलती है। पहला मैच ड्रॉ करा है, लेकिन बातें देखो भाई यार, मतलब एक चीज़ होती है ना कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट में वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिरती जा रही है, एंड वो स्टैचर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ला लीगा का स्टैचर धीरे आ रहा है इसके। हाँ, पूरा नीचे गिरता जा रहा है। सिर्फ एक ही क्लब थोड़ी रखता रहेगा आपको आगे, सारे क्लब्स को मिल के आगे काम करना पड़ेगा। एंड इसलिए आई होप बारसा कोई एक प्रॉपर अच्छा लेफ्ट विंगर साइन करती है, एंड आई होप कि वो चीज़ वर्कआउट करती है बार्सिलोना के लिए अल्टीमेटली। आई होप सो टू। मतलब निको विलियम्स तो नहीं आ रहा, या तो ऐसा कि वेट कर लो और अगले साल निको विलियम्स साइन कर लो। यार मुझे लगता है अब नहीं कर सकते। क्यों? अब गुंडोगान बेच दिया ना, अब लाना पड़ेगा कोई। तो गुंडोगान और वितोर रोकी बेच के पैसे बचाओ इस साल, और अगले साल निको साइन करो। फिर पीट देंगे ना इस साल ये लोग फिर पिटेंगे। अगर इस साल गुंडोगान और वितोर रोकी बेचने का, एक तो लॉन्गले जैसे लोग नहीं बिक रहे भाई, क्या चल रहा है? हाँ, लॉन्गले नहीं बिक रहा, गुंडोगान बिक गया भाई। लॉन्गले कब से टिका हुआ है भाई? अगर ऐसे लोग बेचने के बाद अगर कोई साइन ना करे, अब मुझे आप गारंटी दे रहे हो कि निको विलियम्स अगले साल हम साइन कर लेंगे, तो आई एम फाइन। बट ये गारंटी और कितने लाइज लापोर्ता सेल करता है। अच्छा, अभी कोई और ट्रांसफर ना करे और निको विलियम्स अगले साल आ जाए तो तुम मान जाओगे? चलेगा। डैम भाई अल्टीमेटली देखा जाए तो क्या है, वितोर रोकी वैसे भी स्टार्ट नहीं करता। हाँ, और गुंडोगान के अलावा बहुत सारे प्ले, मतलब मिडफील्ड में तो सरप्लस है ही, तो ऐसा नहीं कि हम मर रहे हैं कोई साइन करने के लिए। लेफ्ट विंगर पे ये लोग फरहान टोरेस और डायरिया को तो खिला ही रहे हैं, ये लोग अंसु फाटी को भी खिला देंगे शायद। राइट, तो मेकशिफ्ट तो बन सकता है, बट निको विलियम्स भी कहाँ ही आएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पर ऑन दैट नोट इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस करे उन सब पे आपके जो ओपिनियंस हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस पॉडकास्ट को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, एंड जो नेक्स्ट पॉडकास्ट होना चाहिए वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, उसको भी जाकर देखिए और वहाँ पर भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा।